इन क्लासेस के माध्यम से आपको पता लगेगा दोस्तों कि आपके पीटीटी के एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो पहला प्रश्न है आज की इस कक्षा का, 14 फरवरी 2009 को शनिवार था, तो 14 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था? ये गत वर्ष यानी कि पीटीटी 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिन विद्यार्थियों को आता है वो फटाफट से उत्तर कीजिए। बाकी जिन विद्यार्थियों को नहीं आता है उनके लिए मैं आपको हल बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से ऐसे प्रश्न आपको हल करने हैं। वैसे आपके पीटीटी के एग्ज़ाम के लिए जो रीजनिंग की क्लासेज हैं वो सभी क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल पर ली जा चुकी हैं, तो उन क्लासेज को आप देख सकते हो। बेसिक से सभी क्लासेज ली गई है, सारे कंसेप्ट बताए गए हैं, कभी भी आपका कोई सा प्रश्न एग्ज़ाम में गलत नहीं जाएगा। तो आप उन क्लासेज को देख सकते हो अगर आपको रीजनिंग बेसिक से पढ़नी है। देखिए दोस्तों, इसका हल कैसे निकाल सकते हैं, तो 2 तरीके हो जाते हैं। पहला तरीका तो ये हो जाता है कि अपने को जिस डेट का वार पूछा है उसी डेट का आप वार पता कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या कहता है कि आपको 2 बिंदु याद होने चाहिए। 2 बिंदु कौन से याद होने चाहिए कि साधारण वर्ष से अगले वर्ष में प्रवेश करते हैं तो अपने को एक दिन अधिक चलना होता है, तथा लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष से अगले वर्ष में अगर प्रवेश करते हैं तो अपने को 2 दिन आगे चलना होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर लगा देंगे। अगर यहाँ से अपन यहाँ चलते इस डेट को, भाई 14 फरवरी 2008 से 14 फरवरी 2009 को चलते, तो अपन क्या करते +2 करते, क्योंकि अपना जो ये वर्ष है ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। यहाँ पर अपने पास फरवरी जो आएगी वो 29 दिनों की आएगी। ठीक है, और जो 2008 का वर्ष है इसमें आप 4 का भाग भी दे सकते हो, तो 4 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो ये लीप वर्ष है, और अपने पास 14 फरवरी 2008 से लेकर 13 फरवरी 2009 तक का जो पूरा वर्ष बनेगा ये कौन सा वर्ष बनेगा, लीप वर्ष बनेगा। ठीक है, तो उसके अगले दिन में जाएंगे तो अपने को +2 करना होगा। अब यहाँ से यहाँ चलते तो अपन क्या करते +2 करते, परंतु यहाँ पर उल्टा पूछा गया है एग्जाम में। यहाँ पर उल्टा पूछा है तो अपन यहाँ से कहाँ आएंगे, इधर आएंगे, तो अपन क्या कर देंगे सीधा सीधा -2 कर देंगे। तो शनिवार में जैसे -2 करोगे आप तो कौन सा वार आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो जाता है। अगर मान लीजिए साधारण वर्ष होता तो फिर क्या करते अपन -1 करते। ठीक है, दूसरा तरीका क्या कहता है कि इस डेट के आप वार पता कर लीजिए। ठीक है, कैसे करोगे, तो देखिए यहाँ पर जो वर्ष दे रखा है इसको आपको 2 भागों में डिवाइड करना होता है। एक तो शताब्दी वर्ष जो कि 2000वां है, और एक अन्य वर्ष जो कि 8 वर्ष है। ठीक है, तो 2000 यानी कि 20वीं शताब्दी के लिए जो कोड होता है दोस्तों, 2000 वर्षों के लिए कोड, या आप बोल सकते हो शेष दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, अब जो शेष अन्य वर्ष हैं 8, इनमें से बीते वर्ष अथवा पूर्ण वर्ष जो कंप्लीट ईयर है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो बीता वर्ष हो जाएगा अपने पास 7, 8वां चल ही रहा है। अब इन बीते वर्षों में कितने लीप वर्ष आए उनकी संख्या लिख लीजिए आप, तो लीप ईयर कितने हो जाएंगे, तो 7 में जैसे 4 का भाग करोगे तो भागफल क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा, यानी कि 1 लीप ईयर अपने पास निकल चुका है जो कि 2004वां था। ठीक है, अब कौन सा वर्ष चल रहा है अपने पास, 2008वां चल रहा है। तो जनवरी के लिए कोड क्या हो जाएगा, तो जनवरी में शेष दिनों की संख्या होती है 3, तो जनवरी के लिए जो कोड हो जाएगा वो जाएगा 3। ठीक है, फरवरी, तो फरवरी की जो डेट दे रखी है उसे ही आप लिख दीजिए, तो क्या लिख देंगे अपन, 14 लिख देंगे। अब 7 से या तो टोटल काउंट कर लीजिए सभी को, या फिर 7 से आप काट दीजिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे 7 से ही डायरेक्ट काटेंगे, तो 7 से 7 कट गया, 14 भी कट गया 7 से, बचा क्या अपने पास 3 और 1 4, तो अपने पास शेष दिनों की संख्या कितनी निकल कर आ गई, 4 निकल कर आ गई। जब शेष दिनों की संख्या 4 आती है तो उस दिन कौन सा वार होता है, गुरुवार होता है। ठीक है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। 1 के लिए सोमवार होता है, 2 के लिए मंगलवार होता है, 3 के लिए बुधवार होता है, 4 के लिए गुरुवार होता है, 5 के लिए शुक्रवार, 6 के लिए शनिवार और 0 के लिए रविवार। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो 2 तरीके हो जाते हैं इस प्रश्न को हल करने के। एक और तरीका है, सारे तरीके मैंने ऑलरेडी बेसिक क्लासेज में बता रखे हैं, तो आप उन्हें देख सकते हो। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ये अपने पास सादृश्यता का प्रश्न है। इसमें पहला समूह दे रखा है, दूसरा समूह यहाँ पर आपको ऑप्शन से चुनना है। तो कैसे इसे का उत्तर आप दोगे, तो सभी विद्यार्थी फटाफट से उत्तर दीजिए जिनको आता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा कंसेप्ट दे रखा है। सी के बाद क्या आता है, डी आता है, यानी कि सी में क्या कर रखा है, +1 कर रखा है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, तो इसमें भी +1 कर रखा है। तो प्रत्येक लेटर में क्या कर रखा है, +1 कर रखा है। तो ऐसा ही यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। तो पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, एच के बाद क्या आता है, आई आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार कौन सा शब्द प्रथम स्थान पर आएगा। ये 4 शब्द यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं।
इनको आप अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा शब्द पहले आएगा उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला लेटर देखिए आप, पहला अक्षर देखिए सभी शब्दों के। तो पहला लेटर क्या है? जे। तो सभी में जे है, तो जे से पता नहीं लगेगा। तो अब सेकंड लेटर पर जाइए आप। तो सेकंड जो लेटर है प्रत्येक अक्षर का वो क्या है? ए। यहाँ पर तो ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर ओ है। तो ए एच और ओ वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो बाद में आएंगे, पहले ए वाला आएगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में पहला लेटर कौन सा आता है? ए आता है, तो ए वाला आएगा। अब ये भी दोनों जगह क्या है? सेम है। तो अब आप तीसरे लेटर पर जाइए। यहाँ पर तीसरे लेटर में क्या है? एल है, और यहाँ पर क्या है? आई है। अब कौन सा लेटर पहले आता है? तो आप बोलोगे आई पहले आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए को 1, बी को 2 तथा उसी प्रकार अन्य अक्षरों को भी इसी क्रम में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में CHARVI को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षरों का जो क्रम है दोस्तों वही यहाँ पर दिया जा रहा है, यानी कि ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 पर आता है, सी 3 पर आता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर आपको इसका कोड बताना है। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको इनका क्रम लिख देना है। सी कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर आता है। एच कितने नंबर पर आता है? 8 पर आता है। ए कितने नंबर पर आता है? 1 पर आता है। तो 3 8 1 कहाँ मैच कर रहा है देख लीजिए। तो 3 8 1 3 8 1 आगे भी सोल्व कर लीजिए, आई का पता कर लीजिए आप डायरेक्टली लास्ट में। तो आई कितने पर आता है? 9 पर आता है। तो इनमें से अंतिम वाला देख लीजिए आप, 9 किस में आ रहा है? तो 9 अपने पास ओनली 1 में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ही आ रहा है। ठीक है, तो अंतिम से ही फटाफट आप इसका उत्तर कर सकते हो, समय भी बचेगा। तो डायरेक्ट जैसे आप आएगा लिखोगे 9, ऑप्शन को जैसे चेक करोगे तो ओनली भैया एक ही ऑप्शन मैच कराएं, तो आंख मैच करी से ही आप सही कर दोगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। ये भी सादृश्यता का ही प्रश्न है। पहले समूह के दोनों पद यहाँ पर दे रखे हैं, दूसरे समूह का पहला पद दे रखा है, दूसरा पद आपको ज्ञात करना है। तो सादृश्यता के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं? पहले समूह में जो कंसेप्ट लग रहा है वही कंसेप्ट अपन दूसरे समूह में लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा कंसेप्ट आपको पता लग रहा होगा। 3 का क्यूब क्या होता है भैया? 27 होता है। ठीक इसी प्रकार 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे 64 हो जाएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो देख लीजिए आप ऑप्शन में। तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी गत वर्ष की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। जिस प्रकार हृदय का संबंध रक्त से है उसी प्रकार फुफ्फुस का संबंध है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये गत वर्ष की परीक्षा में पूछा गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ऑक्सीजन, वक्ष, शुद्धिकरण, वायु। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप फटाफट से उत्तर दीजिए, फिर मैं आपको इसका हल बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, हृदय क्या करता है? रक्त का शुद्धिकरण करता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार फुफ्फुस क्या करता है, यानी कि फेफड़े क्या करते हैं? वायु का शुद्धिकरण करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट उत्तर माना जाएगा वो वायु माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो हृदय रक्त का शुद्धिकरण करता है, फुफ्फुस वायु का शुद्धिकरण करता है। तो इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हो क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही दे रखे हैं। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। एक कक्षा में चीलू की, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, एक कक्षा में चीनू दे रखा है। ठीक है, चीनू की ऊपर से 8वीं रैंक है तथा नीचे से 29वीं रैंक है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो सिंपल सा ये प्रश्न पूछा गया था क्रम परीक्षण से। तो कुछ भी नहीं करना, दोनों को जैसे ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा अपने पास? 37 आ जाएगा। अब चूंकि एक ही स्थान 2 बार काउंट हुआ है तो -1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूत्र होता है टोटल बराबर लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान -1। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। भिन्न है, यानी कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन भिन्न है ये आपको बताना है। तो सीधा सा ये प्रश्न पूछा गया था गत वर्ष। तो देखिए यहाँ पर आपको कंसेप्ट निकाल लोगे आप, 4 ऑप्शन को जैसे ही देखोगे आपको क्या पता लग रहा है कि 8 को 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 64 आएगा। 12 को 3 से गुणा करोगे तो 36 आएगा। अंतिम जो ऑप्शन है डी नंबर का, तो 15 दे रखा है, तो 5 को 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। परंतु जो सी वाला ऑप्शन है ये गलत दे रखा है। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा अपने पास? 54 आएगा। परंतु यहाँ पर क्या दे रखा है? 48 दे रखा है। तो ये
गलत हो जाएगा युग्म, अतः ये सही उत्तर अपना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैलेंडर को क्या लिखा जा रहा है, CLANAEDR लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सर्कुलर को क्या लिखा जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग का ये सिंपल सा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न हर बार पूछा जाता है, तो इसका उत्तर आप फटाफट से कर दोगे। कैसे करोगे, देखिए यहाँ पर अपने पास अक्षरों का स्थान परिवर्तित किया जा रहा है। किस प्रकार से किया जा रहा है, देखिए जो पहला लेटर है दोस्तों और जो अंतिम लेटर है, यानी कि जो C और R हैं, ये ऐसे कैसे यहाँ पर भी लिखा जा रहा है, तो इनमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब बीच के जो अपने पास अक्षर हैं इनको आप युग्म के रूप में देखिए, दो दो के जोड़े के रूप में देखिए। तो AL यहाँ पर देखिए AL है अपने पास, और यहाँ पर देखिए क्या है LA है। तो क्या कर रखा है दोस्तों, अक्षरों का स्थान आगे पीछे कर रखा है, यानी क्रॉस वाला नियम लग रहा है। तो ये नियम अपन ने पढ़ भी रखा है और मैंने पढ़ा भी रखा है अच्छे से। ठीक है, तो क्रॉस वाला नियम लगा दीजिए आप प्रत्येक जोड़े में। तो कौन सा यहाँ पर अपने पास शब्द बनेगा इससे वो देख लीजिए आप। तो C तो ऐसे कैसे आ जाएगा, IR में R पहले आ जाएगा, I बाद में आ जाएगा। CU में U पहले आ जाएगा, C बाद में आ जाएगा। इतना सा का आप कर लीजिए और मैच कर लीजिए। तो CRIU, CRIU, ठीक है। और यहाँ पर भी है, तो आप अंतिम वाली देख लीजिए, अंतिम कौन सा आएगा, R ही आएगा। तो R यहाँ पर आ रहा है, तो अपना ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है इस प्रश्न का। कोडिंग डिकोडिंग वाला जो टॉपिक है काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है, आप ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों उन क्लासेज को। जिस टॉपिक में आपकी प्रॉब्लम है उस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। ऐसा प्रश्न भी हर बार पूछे जाता है जो कि काफ़ी आसान प्रश्न होता है। ये वेन डायग्राम से ही संबंधित प्रश्न है। कैसे हल करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप आसानी से उत्तर दे पाओगे। ठीक है, एक ही क्लास में मैंने पूरा वेन डायग्राम वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवा रखा है। 1 घंटे की क्लास है, उसी में पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका बड़ा ही आसान है। एक ही कंसेप्ट से आपको प्रत्येक प्रश्न हल करना है। क्या है कंसेप्ट, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो वेन आरेख दे रखे हैं उनको अच्छे से एनालिस कीजिए, उनमें क्या चीज़ें दे रखी हैं उनको पहचानिए। फिर उसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 अलग अलग वेन आरेख दे रखे हैं, एक तो गोले वाला है, त्रिभुज वाला है और आयत वाला है। ये अपने पास अलग अलग चीज़ों को शो कर रहा है। तो अपने पास जो गोले वाला आरेख है इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, अभी चूंकि इस प्रश्न में संख्या दे रखी है, कुछ और चीज़ भी दिया जा सकता है आपको एग्जाम में। तो संख्या दे रखी है, तो ये संख्या क्या शो कर रही है, तो शो कर रही है दोस्तों अंग्रेजी में पास विद्यार्थियों की संख्या को। ठीक है, जो ये त्रिभुज है ये क्या शो कर रहा है, ते हिंदी में पास विद्यार्थियों की संख्या को शो कर रहा है। ठीक है, ये जो आयत है ये क्या शो कर रहा है, ते गणित में पास विद्यार्थियों की संख्या को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर अपने पास जो बीच में ये संख्या दे रखी है दोस्तों, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको दिख जाए। बीच में दे रखा है अपने पास 5, तो ये कॉमन है दोस्तों तीनों में। ठीक है, फिर अलग अलग पार्ट अपने पास कॉमन है जिसका उत्तर अपन करेंगे अभी प्रश्नों के माध्यम से। पहला प्रश्न है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी व हिंदी में पास हैं लेकिन गणित में पास नहीं हैं। अब अंग्रेजी हिंदी में जो पास विद्यार्थी हैं उनकी संख्या को अपने को बताना है, उनमें गणित में पास जो हैं वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी व हिंदी, तो अंग्रेजी ये रही अपने पास गोले वाली, हिंदी कहाँ है भैया, ये त्रिभुज वाली। अब देखिए ऐसा लेना है जो गणित में पास नहीं हो, तो यहाँ पर देखिए 4 भी गणित के अंतर्गत हैं, 7 भी हैं, तो 4 7 आएगा नहीं। तो अपना कौन सा कॉमन पार्ट आएगा, वो आएगा 9 वाला, यानी कि जो 9 विद्यार्थी हैं ये ऐसे हैं जो अंग्रेजी में भी पास हैं तथा हिंदी में भी पास हैं, परंतु गणित में पास नहीं है। ठीक है, गणित के अंतर्गत नहीं है, गणित में वही विद्यार्थी पास हैं जो इस आयत के अंतर्गत हैं। ठीक है, तो आयत से तो बाहर है अपना 9, तथा दोनों में कॉमन है, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों की जो आरेख है उनमें कॉमन है। ठीक है, तो अपना जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 9। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी और गणित में पास हैं परंतु हिंदी में पास नहीं हैं। अब क्या करना है आपको, अंग्रेजी और गणित का देखना है।
तो ये रही अपनी अंग्रेजी और ये रही गणित। दोनों में पास कौन कौन से हैं? तो दोनों में पास है अपने पास 4 और 5, ये दोनों अपने पास क्या हैं? गणित में और अंग्रेजी में पास हैं, यानी कि संख्या है विद्यार्थियों की। अब इनमें से देखिए क्या पूछा है बाद में कि हिंदी में पास नहीं है। अब इनमें से ऐसे नहीं होने चाहिए जो हिंदी में पास हो। तो देखिए हिंदी के अंतर्गत कौन सी संख्या आ रही है? 5 आ रही है, तो ये भी नहीं होगा भैया, क्योंकि हिंदी में आ गया अपने पास और यहाँ पर बोला का हिंदी में पास नहीं होना चाहिए। तो ओनली जो 4 विद्यार्थी हैं यही अपने पास अंग्रेजी और गणित में पास है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, कॉमन वाला पार्ट लेना है, क्योंकि इनके अलावा जो 8 हैं 6 हैं ये ओनली गणित में पास है। ठीक है, जो आरेख जिस संख्या को कवर कर रहा है वो उसके अंतर्गत कॉमन माना जाएगा। ठीक है, तो अपना जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4। ठीक है, तो आगे समझ में आपको कुछ भी वो पूछ सकता है। अब आपसे पूछ लें कैसे विद्यार्थी जो तीनों विषय में ही पास हैं उनकी संख्या कितनी है? तो आप बताओगे 5, क्योंकि जो 5 संख्या है ये अपने पास अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है और गणित में भी है, तीनों में है कॉमन। तो 5 हो जाएगी तीनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या। और भी प्रश्न आपसे पुटअप किए जा सकते हैं, तरीका मैंने बता दिया है, इसी तरीके से आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया है तो आपको बेसिक क्लास देख लेनी चाहिए इसकी। अगला प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, दिए गए 500 की स्थिति से पता कीजिए कि अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। यहाँ पर 2 500 दिए गए हैं, अथवा आप कह सकते हैं 2 500 की स्थिति दे रखी है, जिनके माध्यम से अपने को 4 के विपरीत अंक का पता करना है। तो इसका कंसेप्ट सबसे आसान कंसेप्ट यही है कि अपने पास दोनों पासों में जो अंक कॉमन दे रखा है उसे पकड़ लीजिए और दक्षिणावर्त घूम जाइए। अब दोनों पासों में देखिए आप जो अपने पास 2 हैं ये कॉमन है, तो जो कॉमन है वहीं से आप दक्षिणावर्त घूम जाइए। यहाँ भी घूम जाएंगे अपन घड़ी की दिशा में, घूम गए भैया। तो अब देखिए नंबरिंग देना चाहो तो दे सकते हो। तो पहला यहाँ पर आ जाता है 2 ए पर, 1 आ जाएगा बी पर और 4 आ जाएगा सी पर। इधर ए पर आ जाएगा अपना 2, क्योंकि ए तो कॉमन है अपने पास, यानी 2 कॉमन है। बी पर आ जाएगा 5 और सी पर आ जाएगा 3। अब क्या पूछा है? 4 के विपरीत पूछा है। तो 4 कहाँ है? इधर सी पर है, तो 4 सी पर है और इधर सी पर कौन है? 3। तो इधर सी पर जो है वही किसके विपरीत हो जाएगा? इधर वाले सी के विपरीत हो जाएगा। तो सी के विपरीत है, बी के विपरीत है और ए तो कॉमन है सी, तो ए उसके विपरीत होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास 4 के विपरीत अंक कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अपना जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 की मैराथन क्लास मैंने ले रखी है, एक ही क्लास में पूरा टॉपिक कंप्लीट पढ़ा रखा है, कोई सा भी बिंदु नहीं छोड़ रखा है। और जो तरीका बताए हैं काफ़ी आसान तरीका बताए हैं और ऐसा प्रश्न अपने एग्जाम में आता है। ठीक है, सिंपल सा के प्रश्न होता है, बस आपको कॉमन को देखना होता है और वहीं से ही घूम जाना होता है। तो यहाँ पर अपने पास 2 कॉमन था, तो 2 से अपन घूम गए। तो पहले नंबर पर 2 आया, दूसरे पर 5 आया, तीसरे पे 3 आया। इधर पहले पे 2 आया, दूसरे पे 1 आया, तीसरे पे 4 आया। तो जिस नंबर पर जो अंक हैं वो एक दूसरे के विपरीत अंक होते हैं। ठीक है, अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज की इस कक्षा का, प्रश्न नंबर 12, यदि घड़ी में 4:45 बजे हो तो उसे दर्पण में रखने पर अथवा देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो कोई घड़ी है उसमें कितने बज रहे हैं? 4:45 बज रहे हैं, तो उसे दर्पण में देखोगे तो कौन सा समय दिखाई देगा? तो देखिए दोस्तों, जब अपन दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं घड़ी के, तो 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। जब अपने पास समय 1 से 11 का हो तथा दर्पण में उसे देखा जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? जो समय दे रखा है उसको 11:60 में से घटाना होता है, यानी कि 11:60 में से घटाना होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 से 11 बजे के बीच ही समय दे रखा है, तो किसको घटाएंगे अपन? 4:45 को घटाएंगे। तो 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचा? 15 बचा। 11 में से 4 जाएगा तो 7, तो अपना उत्तर हो जाएगा 7:15, यानी कि 7:15 अपने को दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। इसका आप देखना चाहो तो प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, ये अपनी घड़ी है। ठीक है, कितने बज रहे हैं? 4:45। तो 4:45 का मतलब जो मिनट की सुई है वो तो 9 पर होगी तथा घंटे की सुई लगभग अपने पास यहाँ होगी 4 और 5 के बीच से थोड़ा आगे। ठीक है, समझ लीजिएगा। अब इसका आप दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो कैसे बनेगा? ये देखिए, ये बनेगा अपने पास
15 पर तो क्या आ जाएगी, मिनट की सुई आ जाएगी, इसी प्रकार बनेगा। और अपने पास जो घंटे की सुई है वो 7 से थोड़ा आगे खिसक जाएगी, यानी कि इस स्थिति में। तो यही हो जाएगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो ये जो समय है ये कितना है, 7:15 का समय। ठीक है, तो प्रैक्टिकली भी आप इसका उत्तर कर सकते थे, परंतु हर बार ऐसे उत्तर नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, जब समय 1 से 11 का हो तो आपको 11:60 में से उसे घटा देना है, तथा जब समय 11 से 1 का हो तो आपको क्या करना होगा, फिर 23:60 में से उसे घटा देना है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों, कबूतर, पक्षी और कुत्ते के बीच सही संबंध दिखाने वाले आरेख को चुनें। ये पीटीटी 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आपको कबूतर, पक्षी और कुत्ते के बीच सही संबंध दर्शाने वाले वेन डायग्राम को चुनना है इन ऑप्शन के माध्यम से। तो यहाँ पर कौन सा वेन डायग्राम सही हो जाएगा, तो अपना जो ऑप्शन नंबर ए वाला वेन आरेख है ये सही हो जाएगा। ये अपने कबूतर हैं, कबूतर किसके अंतर्गत आएंगे, पक्षी के अंतर्गत आएंगे, जबकि कुत्ता अपने पास अलग हो जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, यदि गुणा का अर्थ जोड़ है, यानी कि यहाँ पर गुणा का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है भाग, तो ये यहाँ पर समीकरण दी गई है, इसे आपने को सोल्व करना है बोर्डमास के नियम से। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए दोस्तों, अपने पास क्या दे रखा है, अपने को क्या करना है, प्रश्नानुसार गुणा की जगह प्लस चिन्ह का प्रयोग करना है, भाग की जगह माइनस चिन्ह का प्रयोग करना है, माइनस चिन्ह की जगह भाग का प्रयोग करना है, प्लस की जगह गुणा का प्रयोग करना है। ऐसे ही करेंगे तो कीजिए सभी विद्यार्थी हल फटाफट से और उत्तर दीजिए। तो देखिए 20 गुणा, अब गुणा की जगह क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, तो क्या कर देंगे, +8 कर देंगे। फिर भाग की जगह क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, तो -8 आ जाएगा। फिर माइनस की जगह क्या लिखेंगे, भाग का चिन्ह लिखेंगे, तो भाग का चिन्ह लिख दिया भैया। फिर क्या आ जाएगा, अपना 4 आ जाएगा। अब प्लस की जगह क्या लिखना है, तो प्लस की जगह अपने को गुणा का चिन्ह लिखना है। ठीक है, अभी प्रश्न के अनुसार जो बोला गया था वो अपने लिख दिया है। अब बोर्ड मास के नियम से अपन इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि भाग वाले को आप हल कीजिए। तो क्या आ जाएगा अपने पास, जैसे 8 में 4 का डिवाइड करोगे आप तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या निकल कर आ जाएगा अपने पास, 20 + 8 - 2 गुणा 2, ये निकल कर आ जाएगा। भाग के बाद किसको हल करते हैं, गुणा वाले को हल करते हैं। तो यहाँ पर आप 2 को 2 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्लस वाले को हल करेंगे तो 20 और 8 कितने हो गए, 28 हो गए। तो 28 में से जैसे ही 4 जाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास, 24 आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, यदि 30 जनवरी 2003 को गुरुवार था तो 2 मार्च 2003 को क्या वार होगा। ये पीटीटी 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो फटाफट से आप सभी विद्यार्थी इसका उत्तर दीजिए। तो कैसे उत्तर देंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप शेष दिनों की संख्या निकाल लीजिए। तो अपने पास जनवरी में शेष दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जनवरी 31वां महीना होता है, तो 31 में से जैसे 30 जाएगा तो अपना एक दिन बच जाएगा जनवरी का। फिर इसके बाद जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है, तो जनवरी फरवरी आता है। अब फरवरी में कितने दिन होंगे, तो अपना ये साधारण वर्ष है तो 28 दिन होंगे। तो 1 + 28 प्लस मार्च के महीने में कितनी तारीख का बताना है, 2 तारीख का बताना है, तो 2 को लिख दीजिए। तो 28 और 2 30 और 1 31 हो गई। तो 31 में आप क्या कर दीजिए, सीधा सीधा 7 का भाग कर दीजिए। तो 31 में 7 का भाग करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, शेषफल 3 आ जाएगा। भाई 7 चौक 28 हो गए, शेष कितना बचा, 3 बचा। जो शेष बचता है वही अपना क्या होता है, शेष दिन होता है अथवा विषम दिन होता है। ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए, अब जो वार दे रखा है उसमें +3 कर दीजिए, क्योंकि आगे की डेट यहाँ पर दी गई है उसका वार अपने को बताना है। तो आगे चलते हैं तो प्लस करते हैं, पीछे चलते हैं तो माइनस करते हैं। तो गुरुवार में जैसे +3 करोगे तो कौन सा वार निकल कर आ जाएगा, रविवार निकल कर आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, भैंसों की और बतखों की एक संख्या समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक है। समूह में भैंसों की संख्या क्या है। तो सीधा सा ये प्रश्न है, यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है उसे आप व्यवस्थित कर दीजिए। तो मान लीजिए भैंसों की संख्या क्या है, x है, और बतखों की संख्या क्या है, y है। ठीक है, तो अपने पास
पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो देखिए भैंस के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो 4x हो जाएगा अपने पास। और बतख के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो अपने पास पैरों की कुल संख्या कितनी हो गई, 4x + 2y हो गई। ठीक है, सिरों की संख्या की बात करें तो सिरों की संख्या क्या हो जाएगी अपने पास, x + y हो जाएगी। भाई दोनों की एक ही सिर होते हैं तो x + y होगी। 2 समीकरण बन गई। अब जो बोल रखा है उस आधार पर इन्हें व्यवस्थित कर दीजिए। तो क्या बोल रखा है कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, पैरों की संख्या तो हो जाएगी अपने पास 4x + 2y। इसकी इक्वल क्या समीकरण बनेगी, तो सिरों की संख्या के दुगने, तो सिरों की संख्या क्या है, x + y है, इसका आप दुगना कर दीजिए, दुगने से 24 अधिक है तो +24 भी करना पड़ेगा। तो ये समीकरण बन गई है। इसे जैसे आप सोल्व करोगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। तो सोल्व करते हैं फटाफट से। तो देखिए इधर क्या है अपने पास 4x + 2y है बराबर 2x + y है, तो अंदर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2x + 2y आ जाएगा, और 24 भी चल रहा है अपना। ठीक है, तो देखिए 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा अपने पास, 4x में से जैसे ही 2x से जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, तो 2x = क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, यानी कि 2x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 24 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 12 निकल कर आ जाएगी। और x अपन ने क्या माना है, बेसों की संख्या माना है, तो यानी कि बेसों की संख्या कितनी है, 12 है। तो अपना जो उत्तर है ये निकल कर आ जाता है 12। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। संख्याओं के निम्न अनुक्रम में कितनी सम संख्याएं हैं जो तुरंत एक विषम संख्या के बाद और सम संख्या से पहले आती है। यानी कि ऐसी संख्याओं की संख्या बतानी है अपने को जो कि सम संख्या होनी चाहिए, जिसके पहले एक विषम संख्या आए तथा बाद में सम संख्या आए। ये यहाँ पर अलग अलग संख्याएं दे रखी हैं। अब इनके माध्यम से आपको पहचानना है कि कौन सी ऐसी सम संख्याएं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से देखना प्रारंभ कीजिए आप सभी विद्यार्थी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे दोस्तों 8 को। जो अपनी 8 सम संख्या हैं, ये ऐसी सम संख्या हैं जिसके पहले एक विषम संख्या है तथा जिसके बाद सम संख्या है। और यहाँ यही बोला गया है कि एक विषम संख्या के बाद वो सम संख्या आनी चाहिए तथा सम संख्या से पहले आनी चाहिए। तो ये जो बीच वाली अपनी सम संख्या है, इसके बाद एक सम संख्या है तथा इससे पहले एक विषम संख्या है। तो एक संख्या तो कौन सी हो जाएगी अपनी, 8 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी संख्या देखिए आप, तो 8 के बाद चलते हैं तो 6 को देख लीजिए आप। 6 के बाद सम संख्या है तथा 6 से पहले विषम संख्या है, तो ये भी हो जाएगी। तो 2 संख्याएं हो चुकी हैं अभी तक अपनी। आगे देखते हैं, तो अपन बात करें 2 की, तो 2 के बाद विषम संख्या है, तो ये तो नहीं होगी। 4 की बात करें दोस्तों, तो 4 के बाद सम संख्या है तथा 4 से पहले विषम संख्या है, तो 4 भी हो जाएगी अपने पास। तो 8, 6 और 4 ये तीनों जो सम संख्या हैं ये प्रश्नानुसार हैं। ठीक है, आगे बात करें तो अपने पास ये वाला जो 2 हैं जो कि एक सम संख्या है, इसके बाद सम संख्या है तथा इससे पहले विषम संख्या है, तो ये 2 भी हो जाएगा। इसके अलावा 8 की बात करें तो 8 के बाद तो क्या है, विषम संख्या है, तो ये तो नहीं होगा। तो अपने पास 4 ऐसी सम संख्याएं हैं दोस्तों जो प्रश्नानुसार यहाँ पर व्यवस्थित है। ठीक है, तो अपना जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 ऐसी सम संख्याएं हैं जो तुरंत एक विषम संख्या के बाद और सम संख्या से पहले आती है। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, लुप्त संख्या का पता लगाइए। यहाँ पर अपने को एक सारणी दी गई है, एक मैट्रिक्स दी गई है जिसमें अपने को अलग अलग नंबर दिए गए हैं तथा एक नंबर मिसिंग कर दिया गया है। इसी मिसिंग नंबर का अपने को पता लगाना है। जनरली अपने पीटीटी के एग्जाम में मिसिंग नंबर से 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रकार का जो प्रश्न पूछा जाता है वो मैट्रिक्स फॉर्म से पूछा जाता है। अलग अलग प्रकार की मैट्रिक्स दे दी जाती हैं तथा उनमें अलग अलग संख्याएं दे दी जाती हैं तथा एक संख्या को गायब कर दिया जाता है और उसी गायब संख्या का अपने को पता लगाना होता है। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट है आपकी पीटीटी रीजनिंग 2021 के नाम से, उसमें आपको मिसिंग नंबर और मैट्रिक टेस्ट से संबंधित जो बेसिक क्लास है वो मिल जाएगी। उसे आप देख लीजिएगा ताकि आपको तरीका पता लग जाए कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, अब इस प्रश्न को आपसे भी हल कीजिए जिन विद्यार्थियों को आता है। जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं बताऊंगा कि यहाँ पर इसका क्या उत्तर होएगा। काफ़ी अच्छा ये प्रश्न पूछा गया था पीटीटी 2018 के एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न को 2 तरीक़ों से हल किया जाता है। ये यहाँ पर अपने पास जो आड़े खाने होते हैं दोस्तों,
ये कहलाते हैं अपने पास रो यानी कि पंक्ति, तथा जो ये खड़े खाने होते हैं ये कहलाते हैं अपने पास कॉलम। ठीक है, तो दोनों माध्यम से आप हल कर सकते हैं। तो अपन पंक्ति के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली पंक्ति है दोस्तों अपने पास ये वाली, ये तो हो गई पंक्ति, आडी बात करें और खड़े बात करें तो ये हो गए कॉलम। तो जो पहली पंक्ति है दोस्तों, इसमें जो 3 संख्या हैं अपने पास 1, 7, 9, इनको अपन किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं वो देखिए आप। तो पहला तरीका बता रहा हूँ आपको, समझ लीजिएगा। जैसे ही मैं 1 को 2 से गुणा करता हूँ तथा इसमें 7 जोड़ता हूँ तो अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। 2 और 7 कितने हो गए, 9। ठीक है, दूसरी पंक्ति की बात करें तो 2 को मैं क्या करता हूँ, 3 से गुणा करता हूँ तथा इसमें 14 जोड़ देता हूँ तो क्या आ जाएगा अपने पास, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो अपना जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा 20। तो इसी नियम को आप आगे भी लगा लीजिए ताकि कंफर्म हो जाए कि ये नियम अपना सही है अथवा नहीं है। तो 3 को क्या करना पड़ेगा, अब 4 से गुणा करना पड़ेगा तथा इसमें 105 को जोड़ना पड़ेगा। तो 4 तिया 12, 12 और 105 कितने हो गए, 117 हो गए। तो इस नियम से आप इस प्रश्न को फटाफट से हल कर सकते हो। तो अपना जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब एक और तरीका, जो बेसिक तरीका क्या कहता है कि आप क्या कर लीजिए, जो पहली पंक्ति है इसमें ये जो कॉलम है तो आप तीसरे कॉलम में से दूसरे कॉलम को घटा दीजिए। तो 9 में से जैसे मैं 7 को घटाऊंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपने पास, 2 प्राप्त हो जाएगा। 2 में जैसे 2 का भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चनवाचक चिन्ह की जगह आप ऑप्शन से संख्या रख सकते हैं। तो अपने को पता लग गया है कि अपना जो उत्तर है वो 20 है, परंतु पहले अपन रखते हैं 26। तो जैसे मैंने 26 रखा तो 26 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब 12 में अगर मैं 2 का भाग करता हूँ तो 6 आता है, 3 का भाग करता हूँ तो 4 आता है, 2 कैसे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आप देख लीजिए, 20 रखते हैं अपन। जैसे मैं यहाँ पर 20 रखूँगा तो 20 में से 14 घटाऊँगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, 6 आ जाएगा। अब 6 में 3 का भाग करता हूँ तो 2 आ जाएगा। तो देखिए आप, जो पहली पंक्ति है उसमें अपन ने क्या किया है, 9 में से 7 को घटाया है तो 2 प्राप्त हुआ, उसमें 2 का भाग किया तो 1 आ गया। दूसरी पंक्ति में अपन ने क्या किया है, जैसे ऑप्शन से 20 रखा तो 20 में से 14 को घटाया तो कितना प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। 6 में 3 का भाग किया है अपन ने तो 2 प्राप्त हो गया। तो पहले 2 का भाग किया फिर 3 का भाग किया, अब अपन क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे। तो जो तीसरी पंक्ति है इसमें से आप तीसरे कॉलम में से दूसरे कॉलम को घटा दीजिए, यानी कि 117 में से 105 को घटा दीजिए। तो जैसे 117 में से 105 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब 12 में जैसे आप 4 का भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एक और ये तरीका आपका हो जाता है इस प्रश्न को हल करने का। ठीक है, तो अपना जो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20। तो यहाँ पर जो लुप्त संख्या आएगी वो 20 आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। बेमेल शब्द हैं, 4 अलग अलग यहाँ पर इंग्लिश के शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको बेमेल शब्द का चयन करना है। तो पहला शब्द है ब्रांच, दूसरा है डर्ट, तीसरा है लीफ, चौथा है रूट। अब आपको जैसे ही इन शब्दों का आप अध्ययन करते हो तो आपको पता लग रहा होगा, ब्रांच, लीफ और रूट, इन तीनों के बारे में आपको पता होगा। ये तीनों क्या हैं, पौधे के भाग हैं। ठीक है, ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाखा होता है। लीफ का मतलब क्या होता है, पत्ता होता है। रूट का मतलब क्या होता है, जड़ अथवा मूल होता है। ठीक है, तो तीनों ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए, क्योंकि ये तीनों पौधे से संबंधित हैं। जबकि अपने पास जो बी वाला ऑप्शन है डर्ट, इसका मतलब होता है मेल अथवा मिट्टी अथवा धूल। ठीक है, इसी से बनता है अपना जो शब्द होता है डर्टी, वो इसी से बनता है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, तीनों से भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। असंगत शब्द चुनिए अथवा आप कह सकते हो बेमेल शब्द का चयन कीजिए। ये भी अपने पीटीटी 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 4 कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, तो पहले ऑप्शन में नन, दूसरे में नाइट, तीसरे में भिक्षु, चौथे में पुजारी। तो इनमें से कौन सा भिन्न शब्द हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाइट। जो नाइट है दोस्तों ये एक उपाधि है। ठीक है, जबकि अन्य जो 3 शब्द हैं नन, भिक्षु, पुजारी, तो ये सभी क्या हैं, व्यक्ति के जीवनवर्ती के नाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है 20 मार्च 1995 को सोमवार था, तो 3 नवंबर 1994 को कौन सा वार था।
ये भी अपने PTT 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। आपको 3 नवंबर 1994 का वार बताना है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे देखिए आप, 2 तरीके हो जाते हैं। मैं आपको एक ही तरीका बता देता हूँ। आप देखिए अपन क्या निकालेंगे, इन दोनों डेट्स के मध्य विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। मार्च में बात करें तो मार्च में अपने पास यहाँ पर लिख देता हूँ, मार्च में शेष दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 20 तो हो ही चुकी है, तो 31वां होता है ये महीना, तो 31 में जैसे 20 जाएगा तो अपने पास शेष दिनों की संख्या क्या आ गई, 11 आ गई। ठीक है, मार्च हो गया। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल अपना 30वां महीना होता है, इसलिए इसमें शेष दिनों की संख्या क्या हो जाती है, 2 हो जाती हैं, क्योंकि 7 का भाग करते हैं शेष दिनों की संख्या अथवा विषम दिनों की संख्या पता करने के लिए। तो यहाँ पर जो शेष दिन आएंगे वो 2 आएंगे। ठीक है, मार्च की बात करूँ तो मार्च अपना दो आएगी। मई की बात करूं तो मई अपना 31वां महीना होता है, अतः इसमें जो शेष दिनों की संख्या हो जाती है वो 3 हो जाती है, जिसे अपन कोड भी कहते हैं। ठीक है, तो मई हो गया। जून की बात करें तो जून में अपने पास 30 दिन होते हैं, अतः इसका कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जुलाई की बात करें तो जुलाई के लिए 3 हो जाएगा, क्योंकि 31वां महीना होता है, तो जुलाई हो गया। फिर अगस्त की बात करें तो अगस्त के लिए भी अपना क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैं थोड़ा व्यवस्थित रूप से लिख देता हूँ इसे दोस्तों। देखिए, मार्च में शेष दिनों की संख्या 11, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, भाई अगस्त भी 31वां महीना होता है, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर। तो नवंबर में जो डेट दे रखी है वही डेट आप लिख दीजिए। तो कितनी डेट दे रखी है, 3 नवंबर की दे रखी है। ठीक है, हमेशा जिस महीने में अपने को जो डेट दे रखी होती है उसी को अंतिम रूप में लिखना होता है। ठीक है, अब या तो आप सभी को काउंट कर लीजिए, फिर 7 का भाग दे लीजिए, अथवा एक साथ ही आप 7 से काटते चलिए। ठीक है, तो जैसे मैं 11 को 7 से डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा अपने पास, शेष 4 बचेगा। ठीक है, तो 4 बचा, 4 और ये 3 कितने हो गए, 7 हो गए, तो ये भी कट गए भैया। 3 2 5 और 2 7, ये भी कट गए भैया। ठीक है, कितना बचा, एक ये बचा अपने पास 3 3 3 6, 3 9 2 11, 11 बचा। अब 11 में जैसे अगेन में 7 का भाग करूँगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, शेषफल 4 आ जाएगा। ठीक है, जब अपना शेषफल 4 आ गया तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर पीछे का पूछा है भाई, 45 से कहाँ आ रहे हैं, 94 में आ रहे हैं। तो जब पीछे का पूछता है तो शेष दिनों की संख्या को वार में से घटा देते हैं, आगे का पूछता है तो जोड़ देते हैं। तो सोमवार में से जैसे ही 4 कम करेंगे तो अपने पास कौन सा वार निकल कर आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। ठीक है भाई, सोमवार के पहले रविवार, फिर शनिवार, फिर शुक्रवार, फिर गुरुवार। ठीक है, तो गुरुवार अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 3 नवंबर 1994 को कौन सा वार था, तो आप बोलोगे गुरुवार था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, कथन दे रखा है और निष्कर्ष दे रखा है। तो कथन है दोस्तों, अधिकांश शिक्षक मेहनती हैं। निष्कर्ष दे रखे हैं, पहला निष्कर्ष है कुछ शिक्षक मेहनती हैं, दूसरा है कुछ शिक्षक मेहनती नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अधिकांश शिक्षक मेहनती हैं, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, यानी कि कुछ शिक्षक क्या नहीं होंगे, मेहनती नहीं होंगे। तो अधिकांश शब्द आया है, इस वजह से अपन कहेंगे कि इन शिक्षकों में कुछ शिक्षक मेहनती नहीं हैं, यानी कि जो अपना ये सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब अपने पास कुछ शिक्षक मेहनती नहीं हैं तो कुछ शिक्षक मेहनती कैसे हो सकते हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो जो अपना सेकंड वाला निष्कर्ष है क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, तथा फर्स्ट वाला गलत है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन को आप सही निष्कर्ष का अपने को चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है अपने पास केवल फर्स्ट सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल सेकंड सही है। तो अपना सेकंड वाला जो निष्कर्ष है सही है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 सादृश्यता से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, जो कि अपने एग्जाम में पूछा गया है।
2018 के ही एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, जो पहला समूह है उसमें जो दोनों पद हैं उसमें दे रखा है अपने पास पिघला तरल, इंग्लिश में बात करूँ तो मेल्ट और लिक्विड, ठीक है। दूसरे समूह की बात करूँ तो दूसरे समूह का जो पहला पद है वो दे रखा है फ्रिज, दूसरा पद अपने को ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 4 ऑप्शन है गाढ़ा, ठोस, बर्फ, स्फटिक। तो यहाँ पर क्वेश्चनवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा वो आप फटाफट से उत्तर कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ठोस यानी कि सॉलिड, ठीक है भाई। जब अपने पास कोई चीज़ मेल्ट होती है, कोई चीज़ पिघलती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, तरल बोलते हैं। जब कोई चीज़ फ्रीज होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बर्फ़ मत कर देना और गाढ़ा मत कर देना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ठोस, ठीक है। जो एनालॉजी वाले प्रश्न होते हैं उनके आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है दोस्तों, तभी आप अच्छे से इन प्रश्नों का उत्तर दे पाते हो, क्योंकि इनमें जनरली सामान्य ज्ञान से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनकी जब तक आपको नॉलेज नहीं रहेगी तब तक आप उत्तर नहीं कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। आज वरुण का जन्मदिन है। आज के 1 वर्ष बाद वह 12 वर्ष पूर्व से दुगना हो जाएगा। अभी वरुण की आयु क्या है। तो ये आयु संबंधी प्रश्न है दोस्तों, जो कि सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है आपके पीटीटी के एग्जाम में हर बार। तो इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि आज क्या है, वरुण का जन्मदिन है। आज के 1 वर्ष बाद वह 12 वर्ष पूर्व से दुगना हो जाएगा। अभी वरुण की आयु आपको बतानी। तो अपन मान लेते हैं वरुण की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो वरुण की वर्तमान आयु हो जाती है x वर्ष। आज के 1 वर्ष बाद यानी कि 1 वर्ष बाद 1 साल बड़ा हो जाएगा, तो वर्तमान आयु में आप क्या कर दीजिए, +1 कर दीजिए। तो 1 वर्ष बाद जो वरुण की आयु है वो कितनी हो गई, x + 1 हो गई। 1 वर्ष बाद वह 12 वर्ष पूर्व से, अब 12 वर्ष पूर्व इसकी क्या आयु थी, तो जो वर्तमान आयु है उसमें से आप 12 घटा दीजिए, तो x - 12 कर देंगे। 12 वर्ष पूर्व से दुगना यानी कि इसका कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो इसे सीधा सीधा आप 2 से गुणा कर दीजिए। तो अभी वरुण की आयु क्या है, तो x + 1 = 2x - 12, ये समीकरण बन जाती हैं। पर 1 वर्ष बाद जो उसकी आयु है वो कितनी हो जाती है, 12 वर्ष पहले की जो आयु है उसकी दुगनी हो जाती है। ये बन गई इक्वेशन। अब इसे आप हल कर लीजिए, अपना उत्तर आ जाएगा। तो हल कैसे करेंगे, तो x + 1 = 2 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो अंदर क्या था अपना x - 12 था, तो 2x - 24 हो जाएगा। 2x में से जैसे x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 24 रे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया अपने पास, 25 आ गया। और x अपन ने क्या माना है, वरुण की वर्तमान आयु मानी है। तो वर्तमान आयु कितनी निकल कर आ गई, 25 वर्ष निकल कर आ गई। तो सीधा सा ये प्रश्न था जो कि इस प्रकार से आपको समझ के करना था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिनको आपको आराम से लैंग्वेज को पढ़कर हल करना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। एक कूट भाषा में 134 का अर्थ है अच्छा और स्वादिष्ट, 478 का अर्थ है अच्छी तस्वीरें देखे, तथा 729 का अर्थ है तस्वीरें धुंधली हैं। और अपन से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या का अर्थ देखे हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जनरली अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो प्रश्न होते हैं काफ़ी सरल प्रश्न होते हैं, इनका कंसेप्ट बड़ा ही आसान होता है। ऐसे प्रश्न मैंने बेसिक क्लासेस में करवा रखे हैं दोस्तों। तो जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है इनका कंसेप्ट, वो उन बेसिक क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं यही बता देता हूँ इसका कंसेप्ट। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में दिख जाए तो आपको एक ही कंसेप्ट से हल करना होता है, जिसका नाम है कॉमन तरीका। कॉमन तरीका क्या कहता है दोस्तों, आपको अलग अलग जो अर्थ दे रखे हैं उनमें कॉमन चीज़ों को देखना होता है। जैसे कि मैं पहला और दूसरे स्टेटमेंट की बात करूं तो एक तरीके से अपना कथन भी हो जाता है कि भाई 134 का अर्थ है अच्छा और स्वादिष्ट, ठीक है। और दूसरा है 478 का अर्थ है अच्छी तस्वीरें देखिए। तो इधर संख्याओं में जैसे अपन देखते हैं तो अपने को यहाँ पर कॉमन क्या नज़र आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 4 नज़र आ रहा है। इधर 4 ही नज़र आ रहे हैं कॉमन दोनों में। इधर बात करें तो इन दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है, तो अपने को अच्छी जो शब्द हैं ये नज़र आ रहा है। अच्छा अथवा अच्छी कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ अच्छी,
ये जो शब्द हैं ये क्या हैं, दोनों में कॉमन है। तो अपने पास जो 4 का कोड हो जाएगा वो हो जाएगा अच्छी, यानी कि जो 4 का अर्थ है वो है अच्छी, अथवा आप कह सकते हो अच्छी का कोड है 4। कैसे भी आप समझ सकते हो, अपने को उत्तर करना है। तो इससे अपने को पता लग गया पहले दूसरे से कि जो 4 हैं इसका मतलब है अच्छा अथवा अच्छी। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ को शो करते हैं, गुड को। ठीक है, अब अपन दूसरे और तीसरे से पता कर लेते हैं क्या चीज़ें कॉमन है। तो दूसरे तीसरे में जैसे मैं देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए संख्याओं में देखिए तो 7 जो अंक हैं ये अपने को क्या नज़र आ रहा है, कॉमन नज़र आ रहा है। तो 7 अपन क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। ठीक है, इधर बात करिए दोस्तों तो इधर क्या आपको कॉमन नज़र आ रहा है, तो आपको तस्वीरें जो शब्द हैं ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, तस्वीरें लिख देंगे। ठीक है, ये यहीं पर ही करने होते हैं, अलग अलग चिन्ह के माध्यम से आपको यहीं पर ही इनको करना होता है, परंतु मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो 7 संख्या हैं अथवा अंक हैं ये किसको शो कर रहा है, तस्वीर को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आप अपने को किसका बताना है, देखिए का बताना है। तो जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है इसमें आप देखिए अच्छी का कोड अपने को पता लग गया 4, तस्वीरें का कोड पता लग गया अपने को 7, तो जो बचा कुचा 8 हैं ये किसका कोड हो जाएगा, तो ये अपने आप देखिए का कोड हो जाएगा। और ये अपने से पूछा गया था तो अपना उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो देखे को जो संख्या शो कर रही है वो 8 कर रही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए के अलावा आपसे अच्छी का भी पूछा जा सकता था, तस्वीर का भी पूछा जा सकता था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछता स्वादिष्ट का तो आप बोलते ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि स्वादिष्ट का तभी बता पाएंगे अपन जब अपने को और का पता हो, और तो कहीं दे ही नहीं रखा, अतः इसका पता ही नहीं कर सकते अपन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं, अच्छी, तस्वीरें, देखिए। ठीक है, 2 भी एक साथ पूछा जा सकता है, 2 का भी। वो आपसे पूछ लेता है कि अच्छी तस्वीरों का कोड क्या होगा, तो देखो अच्छी का हो गया 4, तस्वीरें का हो गया 7, तो 4 7 अच्छी तस्वीरें का कोड हो जाएगा। कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको समझना है और उत्तर करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, कि देखिएगा जो कोड है वो 8 है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, डिस्टर्बेंस शब्द में पहले वर्ण को आखिरी वर्ण से बदल दिया जाए। यानी कि जो ये शब्द दे रखा है जिसमें टोटल 11 लेटर हैं, 11 लेटर नज़र आ रहे होंगे आप सभी को। इसका जो पहला वर्ण है अथवा अक्षर है इसे किससे बदला जा रहा है, अंतिम से बदला जा रहा है। ठीक है, इसी तरह दूसरे वर्ण को 10वें वर्ण से, तो ये जो दूसरा वर्ण है इसको किससे बदला जा रहा है, 10वें से बदला जा रहा है, से बदल दिया जाए। तो इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण को बदलने से प्राप्त नए शब्द में टी के बाद कौन सा वर्ण अथवा अक्षर आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या कर रखा है, सीधा सीधा कंसेप्ट ये लगा रखा है कि जो ये अपने पास 11 अक्षरों का शब्द है, इसमें जो पहला अक्षर है, जो पहला लेटर है उसको किससे रिप्लेस किया जा रहा है, अंतिम से किया जा रहा है। जो दूसरा है उसको अंतिम से पहले वाले लेटर से रिप्लेस किया जा रहा है, यानी कि 10वें से किया जा रहा है। एस को एन से किया जा रहा है, टी को ए से किया जा रहा है, यू को बी से किया जा रहा है, और आर अपना ऐसे कैसे आ जाएगा बीच में। तो इस प्रकार से शब्द बना लीजिए, जो शब्द बनेगा उसके अपने को बताना है कि टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पर, आप सभी अपने रजिस्टर में बना लीजिए। तो क्या आ जाएगा, आप कुछ भी मत कर दीजिए, पीछे से लिख दीजिए पूरा ऐसे कैसे। ठीक है भाई, पीछे से ही तो रिप्लेस होते आ रहे हैं चीज़ें, तो आप क्या लिख दीजिए, पीछे से लिख दीजिए। तो ई सी एन ए बी आर यू टी एस, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, यह उत्तर हो जाएगा। क्या पूछा है, टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो टी के बाद क्या आएगा भैया, एस आएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है जो कि काफ़ी आसान प्रश्न होता है, बस आपको जो लैंग्वेज दे रखी होती है उसे समझना होता है और दूसरा शब्द जनरेट करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी विद्यार्थी ध्यान से प्रत्येक प्रश्न को देखिएगा और साथ के साथ प्रश्नों का उत्तर देते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, श्रृंखला में असंगत संख्या को बताइए। ये पीटीटी 2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर एक नंबर सीरीज दी गई है, आपको असंगत संख्या का चयन करना है, यानी कि कौन सा पद गलत है। 4 ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, तो देखिए कैसे हल करेंगे। आपको इस सीरीज को देखने पर पता लग रहा होगा कि ये जो सीरीज है ये अपनी स्क्वायर सीरीज है, यानी कि यहाँ पर जो पहला पद है ये 2 का स्क्वायर है, दूसरा पद 3 का स्क्वायर है,
तीसरा पद 4 का स्क्वायर है, पांचवा पद 5 का स्क्वायर है, छठा पद 6 का स्क्वायर आना चाहिए था। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। और यहाँ पर क्या दे रखा है? 35 दे रखा है। तो ये जो पद हैं ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो अपना जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, फिर 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। फिर क्या आता है? 8 आता है। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। तो इस प्रकार से ये स्क्वायर सीरीज थी जिसमें ये वाला जो पद था ये अपने पास गलत दे रखा था और इसी के बारे में पूछा था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, अगला पद बताइए। ये भी पीटीटी 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर अपने को एक सीरीज दी गई है जिसका अगला पद यहाँ पर पूछा गया है। जो सीरीज है उसमें अपने पास अलग अलग पद दिए गए हैं 3-3 युग्म के रूप में, जिनमें से 2 लेटर हैं तथा 1 नंबर है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। 4 ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखे हैं। तो आप प्रत्येक पद का जो पहला लेटर है इसे बनाइए। तो देखिए कैसे बनाएंगे। क्यू से क्या आ रहा है? दूसरे पद में एस आ रहा है। तो क्यू अपने पास कितने पर आता है? 17 पर आता है। क्यू 17 की होती है और एस 19 पर आता है। तो यहाँ पर क्या कर रखा है? +2 कर रखा है। एस से क्या बनाना है? यू बनाना है। तो अपना एस 19 पर है, युवा 21 का होता है, यानी कि यू 21 पर आता है। तो यहाँ पर क्या कर रखा है? +2 कर रखा है। ठीक है। यू के बाद क्या आ रहा है? डब्ल्यू आ रहा है, यानी कि यू से क्या बनाया जा रहा है? डब्ल्यू बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या कर रखा है? +2 ही कर रखा है, क्योंकि यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू अपने पास 23 पर आता है और यू 21 पर आता है। तो इस प्रकार से जो अगला पद आएगा उसका जो पहला लेटर होगा वो कैसे प्राप्त होएगा? डब्ल्यू में आप क्या कर दीजिए? सीधा सीधा +2 कर दीजिए। तो डब्ल्यू के बाद क्या आएगा? एक्स आएगा, फिर क्या आएगा? वाई आएगा। तो यहाँ पर जो अगला पद आएगा उसका जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा? वाई होगा। ठीक है। अब आप यहाँ पर ऑप्शन को देख लीजिए, वाई किन किन में आ रहा है? तो सी और बी वाले ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है। तो इन दोनों में से ही अपने पास एक आएगा। अब आप क्या कर लीजिए, नंबर को देख लीजिए। तो 1 से क्या बन रहा है? 2 बन रहा है। 2 से क्या बन रहा है? 6 बन रहा है। तो कैसे बन रहा है? देखिए, 1 को जैसे ही मैं 1 से गुणा करता हूँ और +1 करता हूँ तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मैं 2 को जैसे ही 2 से गुणा करूँगा और +2 करूँगा तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 6 से 21 बनाना है तो 6 को अपन क्या कर देंगे? क्रम वाइज 3 से गुणा कर देंगे और 3 को जोड़ देंगे। तो 6 × 18 और 3 कितना हो गया? 21 हो गया। और जो अगला पद आएगा उसमें भी आप क्या कर दीजिए? 21 को 4 से गुणा कर दीजिए और +4 कर दीजिए। तो 21 को 4 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास? 4 और 8 84 आ जाएगा। 84 में जैसे ही 4 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। तो जो अगला पद है उसमें अभी तक अपने को क्या प्राप्त हो गया? एक तो पहला लेटर प्राप्त हो गया और जो संख्या है बीच वाली ये प्राप्त हो गई 88। तो वाई 88 किस में मैच खा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में मैच खा रहा है। तो यही अपना उत्तर निकल कर आ जाएगा। आप चाहो तो जो तीसरा लेटर है इसे भी आप ज्ञात कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, यदि BLOOD को 24113 और BURST को 20678 संकेत दिया जाता है तो ROBUST का कूट क्या होगा? ये भी 2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो यहाँ पर अपने को 2 शब्द दिए गए हैं जिनको इस रूप में यहाँ पर लिखा जा रहा है और अपने को बताना है कि ये जो शब्द हैं इसे क्या लिखा जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। इसमें जो अपने को ये शब्द दिया गया है ये शब्द इन दोनों शब्दों से ही बन रहा है। तो यहाँ पर कोड निकाल लीजिए आप। देखिए आर का कोड क्या हो जाएगा अपने पास? ये रहा यहाँ पर आर। तो तीसरे नंबर पर आर है और यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्या है? 6 है। तो आर का कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओ की बात करें तो ये रहा अपना ओ। तो यहाँ पर देखिए ओ का कोड क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर अगला जो अपने पास लेटर है वो है बी। तो बी का कोड क्या हो जाएगा? यहाँ से पता लग जाएगा अपने को 2। तो 6 1 2 कहाँ मैच खा रहा है? देख लीजिए आप। तो पहले ऑप्शन में मैच खा रहा है। तो 6 1 2 आगे करने की आवश्यकता नहीं है। इससे आपका समय बचेगा और अपना उत्तर निकल गया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रखा था? जो प्रत्येक शब्द थे उनमें जो लेटर हैं उनका कोड दे रखा था और उसी के आधार पर अपने को इस शब्द का कोड बताना था, जो कि अपन ने बता दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, श्रृंखला का अगला पद होगा।
यहाँ पर ये सीरीज दी गई है इस प्रकार से, जो कि एक लेटर सीरीज है और प्रत्येक पद में 4 लेटर दिए गए। अब अपने को अगला पद बताना है कि अगला पद क्या होगा। तो देखिए पहले लेटर का निर्माण करते हैं प्रत्येक पद में। तो डी से एफ कैसे बनेगा, तो डी अपना 4 नंबर पर आता है, एफ 6 पर आता है, यानी कि यहाँ पर क्या कर रखा है +2 कर रखा है। एफ से एच कब बनेगा, तो एफ 6 पर आता है, एच 8 पर आता है, तो यहाँ पर क्या कर रखा है +2 ही कर रखा है। तो अगला जो पद होगा उसका जो पहला लेटर होगा वो कैसे प्राप्त होगा, एच में आप क्या कर दीजिए +2 कर दीजिए। तो 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए। 10 पे क्या आता है अपने पास जे आता है। ठीक है, अब देखिए आप ऑप्शन पर चले जाइए। यहाँ पर जो अगला पद है उसका जो पहला लेटर है वो है जे, और ऑप्शन को जैसे अपन देखते हैं तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। जो सी वाला ऑप्शन है इसका जो पहला लेटर है वो क्या है जे है, और यही आया है अपने पास। तो आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यही अपना क्या हो जाता है उत्तर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर से यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, सीरीज का अगला पद चुनिए। यहाँ पर ये नंबर सीरीज दे रखी है, यहाँ पर ये जो पद दिया गया है इसका अपने को चयन करना है ऑप्शन के माध्यम से, किस क्वेश्चन वाचक चिन्ह की जगह कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं हल। अब देखिए यहाँ पर अपने पास जो ये सीरीज दे रखी है ये किस रूप में दे रखी है, 8 से 24, फिर यहाँ पर बड़ी है फिर घट रही है, तो यानी कि 2 सीरीज यहाँ पर मिक्स की गई है। तो चाहो तो आप अलग अलग रूप में निकाल सकते हो या एक ही साथ इसे हल कर सकते हो। कैसे करेंगे एक साथ, तो 8 से आप 12 बना लीजिए, फिर 12 से 18 बना लीजिए, 24 से आप इस क्वेश्चन वाचक चिन्ह की जगह जो संख्या आएगी उसे बना सकते हो, फिर इससे अपन 54 बना सकते हैं। तो कैसे बन सकता है यहाँ पर देखिए आप, 8 से 12 कब बन सकता है, जब मैं 8 को क्या कर दूँ 1.5 से गुणा कर दूँ। जैसे मैं 1.5 अथवा आप इसकी जगह प्रयोग कर सकते हो 3/2। जैसे मैं 8 को 1.5 अथवा 3/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 12 को भी दोबारा से मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो नियम पता लग गया, क्या कर रखा है यहाँ पर 1.5 से गुणा कर रखा है। ठीक है, इसी प्रकार अपन इसमें भी क्या कर देंगे दोस्तों 1.5 से गुणा कर देंगे। तो 24 को जैसे मैं 1.5 से गुणा करूँगा अथवा आप कह सकते हो 3/2 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 से कट जाएगा अपने पास 24 12 बार, और 12 को जैसे 3 से गुणा करोगे आप तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन वाचक चिन्ह की जगह क्या आना चाहिए 36 आना चाहिए। अब 36 को जैसे ही मैं 1.5 से गुणा करता हूँ तो क्या आ जाएगा अपने पास 54 आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या कर रखा था दोस्तों, 2 अलग अलग सीरीज थी जिनमें 1.5 का अथवा आप कह सकते हो 3/2 का गुणा हो रहा था। तो अपना जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक रीजनिंग को बेसिक से नहीं पढ़ा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जो रीजनिंग की बेसिक क्लासेस हमारे द्वारा ली गई हैं, प्रत्येक क्लासेस बोर्ड पर ली गई हैं, काफ़ी बेसिक से बताए हैं, सारे नियम बताए हैं। उन क्लासेज को अगर आप देख लेते हो तो कभी भी आपका रीजनिंग का प्रश्न आपके एग्जाम में गलत नहीं जाएगा। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी जाकर उन क्लासेज को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को वो पसंद आएगी। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राउंड्स को यहाँ पर है ROUNDS, इसको क्या लिखा जा रहा है RONUDS लिखा जा रहा है। ठीक है, इस शब्द को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में प्लीज़ को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ये प्रश्न है, आसानी से आप उत्तर क्लिक कर लोगे। देखिए आप इस शब्द को देखिए, यहाँ पर जो बीच के 2 लेटर हैं दोस्तों ये आपस में क्या कर रखे हैं चेंज कर रखे हैं। कौन से नियम से, क्रॉस वाले नियम से। ठीक है, और क्रॉस वाले नियम से काफ़ी सारे प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, थोड़े टफ लेवल के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सभी प्रकार के प्रश्न मैंने हल करवा रखे हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या कर रखा है दोस्तों, जो बीच के 2 लेटर हैं इनको आपस में इनका स्थान बदला जा रहा है, यानी कि एन को तो पहले लिखा जा रहा है और यू को बाद में लिखा जा रहा है। ठीक है, अब ये कंसेप्ट आप कहाँ लगा दीजिए, जो पूछा गया है उसमें लगा दीजिए। यहाँ पर ये जो शब्द दिया है इसमें भी अपने पास 6 लेटर हैं, जो बीच के 2 लेटर हैं दोस्तों इनका स्थान आप परिवर्तित कर दीजिए। ए को आप पहले लिख दीजिए और ई को बाद में लिख दीजिए, बाकी जो लेटर हैं उनको ऐसे कैसे लिख दीजिए, तो अपना शब्द बन जाएगा दोस्तों
क्या बन गया अपना शब्द, उसमें क्या लेटर आ जाएंगे, PLAESE। अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो अपना ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, PLAESE। ठीक है, इसमें बीच के दो जो लेटर हैं इनका स्थान अपन ने क्रॉस के नियम से बदला है। ठीक है, आगे पीछे किया है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी, प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों। जिस तरह 34 का संबंध 12 से है, उसी तरह 59 का संबंध किससे है। यहाँ पर अपने पास संख्याएं दे रखी हैं कि 34 का संबंध किससे है, 12 से, और अपने को बताना है कि 59 का संबंध किससे होगा। अब देखिए 34 का संबंध 12 से किस प्रकार से है। जो अपनी ये संख्याएं हैं दोस्तों, इसमें जो अंक हैं 3 और 4, इनको आपस में क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है। 4 तिया कितना होता है, 12 होता है। इसी प्रकार इस संख्या के जो अंक हैं उनको भी आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 को जैसे 9 से गुणा करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 पंजे 45 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न था, ये 2018 के पेपर में पूछा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। यदि फ्रेंड को क्या लिखा जा रहा है, HUMJTK लिखा जा रहा है। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में कैंडल को किस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग से ये प्रश्न है। इसमें यहाँ पर फ्रेंड में जो ये अपने पास लेटर दिए गए हैं, जो अक्षर दिए गए हैं, इनको इस प्रकार से ये लिखा जा रहा है, और अपने को बताना है कि जो कैंडल में जो लेटर हैं, जो अक्षर हैं, इनको क्या लिखा जाएगा, ये अपने को बताना है। तो जिस आधार पर ये चीज़ बन रही है उसी आधार पर अपने को यहाँ पर नया शब्द बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखिए आप सभी, देखिए इसमें बनाते हैं अपन। तो F कितने नंबर पर आता है अपने पास, F 6 पर आता है, H 8 पर आता है। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, +2 कर रखा है। R से अगर U बनाते हैं तो R अपना 18 पर आता है, U 21 पर आता है। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, +3 कर रखा है। तो पहले +2 किया, फिर +3 किया। ठीक है, I से क्या बनाना है, M बनाना है। तो I 9 पर आता है, M 13 पर आता है। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, +4 कर रखा है। तो कंसेप्ट पता लग गया भैया, क्या कर रखा है यहाँ पर, +2 +3 +4। ठीक है, तो यही अपना उत्तर निकल कर आ जाएगा। कैसे उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो शब्द दिया गया है इसके पहले लेटर में आप क्या कर दीजिए, +2 कर दीजिए, दूसरे लेटर में क्या कर दीजिए, +3 कर दीजिए, और तीसरे लेटर में क्या कर दीजिए, +4 कर दीजिए। कम समय में अपना उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए सी में जैसे मैं +2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि सी 3 पर आता है। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए, और 5 पर क्या आता है अपना, ई आता है। ठीक है, ए 1 नंबर पर आता है, क्या करना है इसमें, +3 करना है। तो 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 पर कौन आता है, अपना डी आता है। ठीक है, तो क्या आ गया अभी तक, ई डी आ गया। ठीक है, तो यही अपना उत्तर निकल कर आ जाएगा। कैसे निकल कर आ जाएगा, आप ऑप्शन को चेक कीजिए एक बार। जो ई और डी हैं ये ओनली फर्स्ट ऑप्शन में ही दिए गए हैं, बाकी अनदर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इट मीन्स जो अपना ऑप्शन नंबर ए है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप प्रश्नों को हल करोगे तो आपका समय बचेगा। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना ज़्यादा समय बचाओगे उतना आपके बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको और भी पार्ट हल करने होते हैं। इसमें जितना कम समय आप लगाओगे उतना जल्दी आपका पेपर कंप्लीट होएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारे प्रश्न अब मैं हल करवाने वाला हूँ, जो कि सीरीज से प्रश्न है। ठीक है, श्रृंखला में अगले अंक को चिन्हित कीजिए। अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रश्न में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो पहला प्रश्न देखिए आप सीरीज का, क्या दे रखा है अपने पास, नंबर सीरीज दे रखी है 60, 30, 120, 15, 240। अगला पद अपने को बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो ये 2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए आप सभी विद्यार्थी, अब यहाँ पर आपको सीरीज को देखते ही पता लग रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पर 2 सीरीज मिक्स की गई है। ठीक है भाई, पहले अपने पास सीरीज घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है। तो यानी कि 2 सीरीज यहाँ पर मिक्स की गई है। तो देखिए 60 से आप क्या बना लीजिए, 120 बना लीजिए। तो कैसे बनेगा, आप क्या कर दीजिए, गुणा 2 कर दीजिए, यानी कि 60 को जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 से आप 240 बना लीजिए। कैसे बनाओगे, इसको भी 2 से गुणा कर दीजिए। ये सीरीज अपनी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। दूसरी जो सीरीज है उसको कैसे बनाएंगे अपन, देखिए 30 से क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर 2 का भाग कर दीजिए सीधा सीधा।
जैसे ही आप 2 का भाग करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 15 आ जाएगा। अब जो अगला पद जनरेट होगा वो इसी से ही होगा, तो अब अगले पद में भी अपन क्या करेंगे 2 का भाग करेंगे। तो 15 में जैसे आप 2 का भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 7.5 आ जाएगा, या आप कह सकते हो 7.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या दे रखा है अपने पास, सीरीज दे रखी है 16, 25, 41, 66, 107, 171, 280। अगला पद अपने को बताना है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे वो देखिए आप। देखिए दोस्तों, यहां पर अपने पास युग्म वाली सीरीज दे रखी है। यहां पर जैसे अपन पहले 3 संख्याओं को लेते हैं, तो देखिए 16 और 25 को जैसे आपस में आप ऐड करोगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा अपने पास 25 और 16 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। यानी कि पहले 2 पदों को अगर जोड़ते हैं तो तीसरा पद प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे भी अपने को पद प्राप्त हो रहा होगा। तो अगले जो 2 पद हैं 25 और 41, इनको आप ऐड कीजिए, तो 5 और 1 6, 4 2 6 अगला पद आ जाएगा। ठीक है, तो यही नियम यहाँ पर फॉलो हो जाएगा। फिर इसी प्रकार अपन क्या कर देंगे 41 और 66 को ऐड कर देंगे, तो 66 में आप 41 जोड़िए, तो 6 और 1 7 और 6 4 10 कितना आ जाएगा 107 आ जाएगा। तो अपने को उत्तर करना है, ज़्यादा आगे इस कंसेप्ट को लगाने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम 2 पदों को आप क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो 280 और क्या करना है आपको इसमें 171 को जोड़ना है, तो 1 आ जाएगा। 8 7 15 का 5 हासिल का 1 कितना आ गया दोस्तों 451 आ गया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप सभी, प्रश्न नंबर 3 है। सीरीज दे रखी है 1 2 4 7, अगला पद अपने को ज्ञात करना है। ये गत वर्ष की जो पीटीटी परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया था, जो कि सिंपल सा प्रश्न था। इसमें क्या कर रखा है, पहले पद से दूसरे पद को प्राप्त करने के लिए +1 किया जा रहा है, दूसरे पद से तीसरे पद को प्राप्त करने के लिए +2 किया जा रहा है, तीसरे पद से चौथे पद को प्राप्त करने के लिए +3 किया जा रहा है। तो जो अगला पद होगा उसमें अपन क्या करेंगे +4 करेंगे, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। सीरीज है अपने पास 10 11 14 19, अगला पद अपने को ज्ञात करना है। 4 पद दे रखे हैं, 5वां पद अपने को ज्ञात करना है। ये भी गत वर्ष की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि 2020 में जो पीटीटी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था 2nd शिफ्ट में। अब देखिए आप कैसे करेंगे इसे। तो यहाँ पर क्या कर रखा है दोस्तों, जैसे मैं इनका अंतर निकालता हूँ, देखिए आप अंतर निकाल लीजिए आप। तो यहाँ पर कितना अंतर है 1 का अंतर है, यहाँ पर कितना अंतर है तो यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर कितना अंतर है तो 5 का अंतर है। तो 1 3 5 ये सभी क्या है विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याओं का अंतर आ रहा है। या आप दूसरे माध्यम से समझना चाहो तो पहले पद में क्या कर रखा है +1 कर रखा है, दूसरे पद में क्या कर रखा है +3 कर रखा है, तीसरे पद में क्या कर रखा है दोस्तों +5 कर रखा है, यानी कि विषम संख्याओं को जोड़ा गया है। तो अगली जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी अपने पास 5 के बाद कौन सी आती हैं 7 आती हैं। तो अब क्या करेंगे अपन +7 करेंगे, तो 19 में आप क्या कर दीजिए सीधा सीधा 7 को जोड़ दीजिए, तो 19 और 7 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि 26 इस सीरीज का अगला पद होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। सीरीज दे रखी है अपने पास 2 6 18 54 162, अगला पद अपने को ज्ञात करना है। ये भी 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आपकी जो पीटीटी की परीक्षा हुई थी गत वर्ष उसमें पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो कीजिए सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को, किस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हो। तो देखिए इसका कंसेप्ट बड़ा ईजी है। इसमें देखिए 2 6 18 54, तो किस प्रकार से यहाँ पर अपन इस सीरीज को जनरेट कर सकते हैं। तो 2 को जैसे मैं 3 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 को जैसे 3 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो कंसेप्ट आपको पता लग रहा होगा क्या हो रहा है इसमें। 18 को जैसे आप 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो यानी कि प्रत्येक पद को 3 से गुणा कर अगला पद प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए 162 को 3 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 6 6 18 का 8 हासिल का 1 3 और 1 4 कितना आ जाएगा 486 आ जाएगा। तो अगला जो पद होगा वो क्या होगा 486 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6।
सीरीज दे रखी है अपने पास 2 8 3 27 4 64 5। अगला पद अपने को ज्ञात करना है। ये 2019 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए सीरीज को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि सीरीज कौन सी प्रकार की सीरीज है। तो आपको पता लग रहा होगा दोस्तों, ये अपनी मिक्स सीरीज है। इसमें 2 सीरीज मिक्स की गई है। कैसे पता लगा? तो पहले सीरीज बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। ठीक है, तो देखिए या तो आप अलग अलग सीरीज को निकाल लीजिए फिर कंसेप्ट लगा दीजिए, परंतु ऐसे समय ज़्यादा लगता है तो आप एक साथ ही हल कीजिएगा। ठीक है, एक साथ कैसे हल करते हैं? एक पद को छोड़ते हुए सीरीज आप बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? देखिए, 2 से क्या बना लीजिए आप? 3 बना लीजिए। 3 से क्या बना लीजिए? 4 बना लीजिए। 4 से क्या बना लीजिए? 5 बना लीजिए। तो ये सीरीज तो अपनी कंप्लीट हो जाती हैं और इसमें तो कुछ भी नहीं कर रखा, प्रत्येक पद में +1 कर रखा है। ठीक है, तो इस सीरीज से अपना उत्तर नहीं आएगा। जो अपना उत्तर आएगा वो दूसरी वाली सीरीज से आएगा। दूसरी सीरीज किस प्रकार से? 8 27 64। फिर अगला जो पद बनेगा वो इसी सीरीज के आधार पर बनेगा। अब यहाँ पर देखिए 8 27 64 ये सभी क्या हैं दोस्तों? संख्याओं के घन है। किन किन संख्याओं के घन है? तो 8 किसका घन होता है? तो आप बोलोगे 2 का घन होता है, यानी कि 2 का क्यूब होता है। 27 किसका क्यूब होता है? तो 3 का क्यूब होता है। ठीक है, 64 क्या होता है? 64 अपने पास 4 का क्यूब होता है। तो अगला जो पद होगा वो क्या होना चाहिए? 5 का क्यूब होना चाहिए। तो भैया आपका उत्तर आ गया, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। यदि एक कूट भाषा में बॉक्सर को क्या लिखा जा रहा है? AQ लिखते हैं। ठीक है, यानी कि अपने पास जो ये शब्द हैं इसको क्या लिखा जा रहा है? सांकेतिक कूट भाषा में ये लिखा जा रहा है। तो विजिट यानी कि इस शब्द को क्या लिखेंगे ये अपने को बताना है। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है। नियम क्या कहता है कि जिस नियम पर ये जो शब्द बन रहे हैं उसी नियम पर अपने को इस शब्द से अगला शब्द बनाना है, यानी कि नया शब्द का निर्माण करना है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से इससे ये बन रहा है। तो 2 तरीके होते हैं ऐसे प्रश्नों को हल करने के। या तो आप यहाँ से बनाना प्रारंभ कीजिए या फिर यहाँ से बनाना प्रारंभ कीजिए। ठीक है, तो बनाइए आप सभी। तो बी से क्या बनाते हैं अपन? ए बनाते हैं। तो बी ए, यानी कि यहाँ पर क्या कर रखा है? एक अक्षर कम कर रखा है अंग्रेजी वर्णमाला का। तो यहाँ पर क्या कर रखा है? -1 कर रखा है। भाई बी 2 पर आता है, ए 1 पर आता है। 2 में से जैसे 1 को घटाएंगे 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर रखा है? -1 कर रखा है। ओ से क्या बनाएंगे अपन? क्यू बनाएंगे। तो अपना कितने नंबर पर आता है? 15 पर आता है। और क्यू कितने नंबर पर आता है? 17 पर आता है। तो यहाँ पर क्या कर रखा है भैया? +2 कर रखा है। तो पहले लेटर के निर्माण के लिए क्या कर रखा है? -1 कर रखा है, दूसरे में +2 कर रखा है। तीसरे का देखते हैं। x से क्या बनाना है अपने को? W बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रखा है? देखिए WX यानी कि -1 कर रखा है। तो कंसेप्ट तो सीधा सीधा यहाँ पर पता ही लग गया अपने को 3 ही अक्षरों के माध्यम से। पहले अक्षर में क्या किया? -1 किया, फिर क्या किया? +2 किया, फिर क्या किया? -1 किया। ठीक है, आगे भी चेक कर लेते हैं भैया। ई से क्या बनाना है? जी बनाना है। तो ई अपना 5 पर आता है, जी 7 यानी कि 7 पर आता है। तो यहाँ पर क्या कर रखा है? +2 कर रखा है। और अंतिम का भी देख लेते हैं। आर से क्या बनाना है? क्यू बनाना है। तो आर 18 पर आता है, क्यू 17 पर आता है। तो यहाँ पर क्या कर रखा है? -1 कर रखा है। तो यहाँ पर अपने को पता लग गया कि इस शब्द से ये शब्द किस प्रकार से बन रखा है। तो देखिए पहले क्या किया? -1 किया, फिर +2 किया, फिर -1 किया, फिर +2 किया, फिर -1 किया। ठीक है, इससे अपना ये शब्द बन गया। तो यही नियम आप कहाँ लगा दीजिए? इस शब्द में लगा दीजिए। तो लगाइए। तो वी में क्या करना है आपको? -1 करना है। तो वी में जैसे -1 करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है अपने पास? अगला लेटर यानी कि अक्षर आई है। तो आई में क्या करोगे आप? +2 करोगे। तो आई में जैसे +2 करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? आई 9 पर आता है, 9 2 क्या हो गए? 11 हो गए। और 11 का मतलब क्या हो गया? केल्विन हो गया, यानी कि के हो गया। ठीक है, तो यू के ऑप्शन पर चले जाइए। तो ऑप्शन को जैसे ही देखते हैं अपन तो यू के यहाँ पर भी आ रहा है, यू के यहाँ पर भी आ रहा है। तो आगे भी सोल्व करना पड़ेगा भैया। तो आप क्या कर लीजिए? डायरेक्ट अंतिम लेटर को सोल्व कर लीजिए। जो अपना अंतिम लेटर है वो कैसे बन रहा है? -1 करने पर बन रहा है। तो टी में से आपको क्या घटाना है? एक अक्षर घटाना है। तो टी अपना 20 पर आता है। तो 20 में से जैसे एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। 19 पर क्या आता है अपना?
एस आता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की ये कक्षा थी जिसके माध्यम से मैंने आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाए। जिन विद्यार्थियों को बेसिक क्लासेस पढ़नी है रीजनिंग की, वो हमारे चैनल पर जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पीटीटी रीजनिंग क्लासेस 2021 के नाम से, तो आप बेसिक क्लासेज देख सकते हो। बाकी जिन विद्यार्थियों को रीजनिंग आती है वो इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस कीजिए तथा इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ये सभी प्रश्न आपके पीटीटी के एग्जाम में पूछे गए। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन यहाँ पर शब्द दिए गए के बीच संबंध दिखाने वाले श्रेष्ठ वेन आरेख को चुनें। ये पीटीटी 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इन तीनों शब्दों को आपको वेन आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करना है। तो देखिए दोस्तों कैसे हल करेंगे। वेन आरेख वाला टॉपिक काफ़ी सीधा टॉपिक होता है और इससे अपने एग्जाम में एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। अब आपको पता है जो अपना वायुमंडल है उसके अंदर बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। अब यहाँ पर दो गैसों के नाम दे रखे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोनों गैसें हैं परंतु अलग अलग प्रकार की गैसें हैं। तो इसका वेन आरेख कैसे बनाएंगे अपन देखिए। ये तो हो गई अपनी हाइड्रोजन गैस, ये हो गई ऑक्सीजन गैस। दोनों ही गैसें हैं परंतु अलग अलग हैं और दोनों ही गैसें कहाँ पाई जाती हैं? अपने वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार का क्या बनेगा? यहाँ पर वेन आरेख बनेगा। तो अपना जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी का वेन आरेख है ये तीनों शब्दों को सही से प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। किसी कूट भाषा में BUILDER का संकेत JVCKSFE है, तो उसी कूट भाषा में सेलिंग को किस तरह लिखा जाएगा? यहाँ पर अपने को एक शब्द दिया गया है जिसको क्या लिखा जा रहा है? ये लिखा जा रहा है। अपने को बताना है कि SEALING को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये भी पीटीटी 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप सभी को आता है तो आप इसका उत्तर दीजिए। 4 ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। मैं आपको इसका हल बता देता हूँ। जिन विद्यार्थियों को नहीं आता है वो देख लीजिए। ये अलग ही प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। इसमें डायरेक्ट आपको कुछ भी नहीं करना था, जो शब्द दे रखा था उसी से ही दूसरे शब्द का निर्माण करना था। जैसे कि अपने पास ये जो शब्द दिया गया है इससे क्या बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है। तो पहले आप ये बना लीजिए। तो यहाँ पर ये लिख रखा है मैंने, इसका सॉल्यूशन आप समझ लीजिए। इससे किस प्रकार से बन रहा है? तो अलग अलग लेटर को अपन ने बना लिया है। बी से जे बन रहा है दोस्तों +8 करने पर, यू से वी बन रहा है +1 करने पर, आई से सी बन रहा है -6 करने पर, एल से के बन रहा है -1 करने पर, डी से एस बन रहा है +15 करने पर, और ई से एफ बन रहा है +1 करने पर, और आर से ई बन रहा है -13 करने पर। ये सा यहाँ पर कंसेप्ट था। ठीक है, ऐसे प्रश्न वैसे कम ही आते हैं परंतु पीटीटी 2019 की एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न दे दिया गया था, जिसमें सीधा सीधा जो चीज़ें प्लस माइनस हो रही थी उसी के आधार पर अपने को शब्द बनाना था। तो इसी आधार पर अपन जो शब्द दिया गया है इससे नया शब्द बना लेंगे। तो बनाइए सभी विद्यार्थी। तो पहले लेटर में अपन ने क्या किया है? +8 किया है। तो यहाँ पर भी एस में जैसे 8 ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। एस अपने पास 19 नंबर पर आता है, तो 19 में जैसे मैं 7 ऐड करूँगा तो अपना क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा, यानी कि जेड आ जाएगा। एक अक्षर और आगे चलना है तो अपना क्या आ जाएगा? फिर ए आ जाएगा। ठीक है, तो पहला लेटर आ जाता है अपने पास ए। अब यहीं आप ऑप्शन को भी देख सकते हो। तो अपने पास जो ऑप्शन है उनमें पहला जो लेटर आ रहा है वो ओनली ए ऑप्शन में आ रहा है, तो यहीं अपना उत्तर हो जाता है। परंतु जरूरी नहीं है हर बार ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाए, इसलिए आगे भी आपको और लेटर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ई में अब आप क्या करोगे? जिस प्रकार से यहाँ पर ई में +1 किया है तो यहाँ पर भी +1 करोगे, तो ई के बाद क्या आता है? एफ आता है, तो एफ आ जाएगा। इसी प्रकार ए में क्या करोगे? तो ए में -6 करोगे, क्योंकि यहाँ पर अपन ने -6 किया है। तो इसी प्रकार से आप इन अक्षरों को बना लीजिएगा और जो अपना नया शब्द बन जाएगा वो इस प्रकार से बन जाएगा AFUKXOT। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अदृश्य अंक को चुने, यानी कि यहाँ पर अपने पास एक मैट्रिक्स दी गई है, इनमें एक अंक लुप्त है, उस लुप्त अंक का अपने को पता लगाना है। तो मिसिंग नंबर वाले से ही ये प्रश्न पूछा गया है। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि मिसिंग नंबर से एक प्रश्न पूछा जाता है। जनरली सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आता है वो मैट्रिक्स से ही आता है।
तो इस प्रश्न का आप फटाफट से उत्तर दीजिए, सीधा सा ये प्रश्न है। 4 ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर अपने को कुछ भी नहीं करना दोस्तों, आपको जो ये अंतिम वाली पंक्ति है इसमें बड़ी संख्याएं नज़र आ रही होगी तथा इससे ऊपर छोटी संख्याएं नज़र आ रही होगी। ऐसी कंडीशन में जनरली क्या होता है, या तो स्क्वायर होता है या क्यूब होता है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जो पहला वाला कॉलम है इसकी जो ये संख्याएं हैं दोस्तों, इनको कैसे प्राप्त कर सकता हूँ वो देखिए आप। तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर रहा हूँ। तो 4 चौक 16 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो 16 4 20 और 1 21। तो अपने पास ये जो अंतिम संख्या है पहले कॉलम की प्राप्त हो जा रही है अन्य 3 संख्याओं के स्क्वायर को ऐड करने पर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर आगे भी लगा दीजिए आप। तो सेकंड वाले कॉलम में देख लीजिए आप। तो आप क्या कर दीजिए, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, तो आप बोलोगे 25 हो गया सर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया। तो इनको ऐड कीजिए आप, तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 और 4 9 और 9 9 18, 18 का 8, हासिल का 1, 6 2 8 1 9, कितना आ गया 98 आ गया। तो ये संख्या प्राप्त हो गई। तो इसी नियम से अपनी जो क्वेश्चनवाचक जिनकी जगह जो संख्या आएगी उसका अपन पता लगा लेंगे। तो आप क्या कर दीजिए, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर दीजिए और इन्हें जोड़ दीजिए। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कितना हो रहा है, ऐड कीजिए आप। तो देखिए 9 9 कितने हो गए, 18 हो गए। 18 और 6 24 हो गए। 24 का 4, हासिल का 2, 3 और 2 5 और 4 9, कितना आ गया अपना भैया, 94 आ गया। तो यहाँ पर जो लुप्त संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, 94 आएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। ये भी पीटीटी 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए आप सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। किसी कूट भाषा में, ये पीटीटी 2019 में ही पूछा गया प्रश्न है। किसी कूट भाषा अथवा सांकेतिक भाषा में हु आर यू को 4 3 2, दे इज़ यू को 4 8 5, दे आर डेंजरस को 2 9 5 लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में डेंजरस को किस प्रकार लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है दोस्तों, जो कि काफ़ी आसान प्रश्न होता है। पिछली कक्षा में भी मैंने आपको ऐसा प्रश्न हल करवाया था और वहाँ पर आपको तरीका बताया था कि ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका एक ही है कि आपको चीज़ों को कॉमन करना होता है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले और दूसरे स्टेटमेंट में चीज़ों को कॉमन करता हूँ। तो इधर देखिए आप, तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर यू कॉमन आ रहा है। तो यू को आप एक बॉक्स के माध्यम से बंद कर दीजिए। अब इनके सामने जो इनका अर्थ है उनमें क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे 4 कॉमन आ रहा है। तो 4 को भी आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि जो यू का कोड है वो क्या है, 4 है। ठीक है, तो भैया अपने को पता लग गया कि यू का कोड क्या है, 4 है। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए, दूसरे और तीसरे में कॉमन कर लीजिए। तो दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में यहाँ पर इंग्लिश में क्या कॉमन आ रहा है, तो दे कॉमन आ रहा है अपने पास। ठीक है, इधर बात करूँ संख्याओं में तो क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दे का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दे का कोड भी पता लग गया अपने को, 5। ठीक है, तो यू का कोड तो आ गया अपने पास 4 और दे का कोड आ गया 5। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाले में देखिए आप, दे का कोड अपने को पता लग गया, यू का कोड पता लग गया। तो यू का तो है 4 और दे का है 5, तो बचा कुचा जो है 8, ये किसका कोड हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसका कोड हो जाएगा। तो इसका भी कोड पता लग गया अपने को, तो इसका कोड क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, डेंजरस का पूछ रहा है। तो इसका भी अपन पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे, देखिए आप, मैं क्या करता हूँ, पहले और तीसरे से पता कर लेता हूँ। कैसे पता करूँगा, पहले और तीसरे स्टेटमेंट में आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर आर कॉमन आ रहा है। आर कॉमन आ रहा है ना, और इधर भी देख लीजिए आप क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे 2 कॉमन आ रहा है। तो आर का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आर का कोड भी पता लग गया 2, तो अपने को 2 किसका आंसर देना है, डेंजरस का आंसर देना है। तो दे का कोड अभी बताया मैंने आपको क्या है, 5 है। तो दे का कोड तो 5 है और आर का कोड भी पता लग गया 2, तो बचा कुचा जो ये 9 है, ये किसका कोड है, डेंजरस का कोड है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है।
ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक प्रश्न को आपको हल करना है, ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, यदि 27 मार्च 2011 को रविवार था तो 27 जून 2012 को कौन सा दिन था। ये पीटीटी 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब मैंने आपको कैलेंडर वाला टॉपिक काफ़ी अच्छी तरीके से बता रखा है। एक ही प्रश्न को आप 2 से 3 तरीक़ों से हल कर सकते हो। जिनको बेसिक क्लास पढ़नी है कैलेंडर की, वो प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक क्लास देख सकता है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए सभी विद्यार्थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास, इनमें से एक ऑप्शन अपने को बताना है। तो पहला तरीका क्या हो जाता है, पहला तरीका हो जाता है कि जिस डेट का अपने को वार पूछा गया है उसी डेट का अपन वार निकाल लें। तो अपन से क्या पूछा गया है, 27 जून 2012 का वार पूछा है अथवा दिन पूछा है कि उस दिन कौन सा वार है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने आपको बता रखा है डेट में वार ज्ञात करना, तो कैसे करेंगे वो देखिए आप। तो जो अपना ईयर होता है उसको अपन 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो शताब्दी वर्ष में और एक अन्य वर्ष में। तो यहाँ पर देखिए शताब्दी कौन सी है, तो आप बोलोगे 2000 है। अन्य वर्ष कितने हैं, 12 हैं। तो शताब्दी वर्ष 2000 अथवा आप कह सकते हो 20वीं शताब्दी के लिए जो अपना कोड होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब अपने पास जो 12 वर्ष हैं इनमें से पूर्ण वर्ष अथवा बीते वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कंप्लीट ईयर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। यानी 11 ऐसे वर्ष हैं जो पूर्ण हो चुके हैं। तो पूर्ण वर्ष की संख्या अपन ने लिख दी 11। अब ये जो 11 पूर्ण वर्ष हैं इनमें से कितने लीप वर्ष हैं, तो उसकी संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो पूर्ण वर्ष हैं 11, इसमें 4 का भाग करना होता है। जो भागफल प्राप्त होता है वही अपना लीप वर्ष होता है। तो 2 बार ही जाएगा, तो अपना जो 2 रहेगा वो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर लीप वर्ष की संख्या आ गई 2। अब अपना कौन सा वर्ष चल रहा है, 2012 का वर्ष चल रहा है, यानी कि 12वां वर्ष चल रहा है। तो इसके लिए आप कंसेप्ट लगा दीजिए। जनवरी सबसे पहला महीना आएगा जनवरी, तो जनवरी 31वां महीना होता है, अतः इसमें शेष दिनों की संख्या आती है 3, अथवा जिसे अपन बोलते हैं कोड। तो जनवरी के लिए कोड हो जाएगा 3। फरवरी, अब देखिए जब अपने पास साधारण वर्ष होता है तो फरवरी के लिए शेष दिनों की संख्या अथवा कोड क्या होता है, 0 होता है। जबकि अगर लीप वर्ष हो तो फरवरी के लिए शेष दिनों की संख्या अथवा कोड क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर जो 2012 का वर्ष है ये कौन सा वर्ष है, तो आप बोलोगे सर ये लीप वर्ष है, अतः फरवरी का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मार्च का कोड 3 हो जाएगा, अप्रैल का कोड 2 हो जाएगा, मई का कोड 3 हो जाएगा। मई के बाद क्या आता है, जून आता है। अब जून में आपको क्या करना है, जो डेट दे रखी है उसी डेट को लिख देना होता है। तो 27 जून का अपने को बताना है, तो अपन ने भैया डायरेक्ट 27 लिख दी, ठीक है। आप चाहो तो इन सभी को काउंट कर लिए और फिर 7 का भाग कर लेंगे, ठीक है। परंतु ऐसे समय ज़्यादा व्यतीत होता है, अतः आपको समय बचाने के लिए क्या करना होता है, डायरेक्ट 7 से काट देना होता है। तो 11 और 3 कितने हो गए, 14 हो गए। 7 का पूरी भाग चल जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो 11 और 3 कट गए भैया 7 से, 3 2 5 और 2 7, ये भी कट गए भैया। तो कितना बचा, 27 और 3 30 और 31 बचा, ठीक है। 31 में जैसे 7 का भाग करेंगे तो अपने पास शेषफल क्या आ जाएगा, तो 7 चौक 28, कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। तो शेष दिनों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 3 आ गई। जब शेष दिनों की संख्या 3 होती हैं तो उस दिन कौन सा वार होता है, तो आप बोलोगे बुधवार होता है। तो हम अपना उत्तर आगे निकल कर बुधवार, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तरीका दूसरा देखिए आप, तो दूसरा तरीका किस प्रकार से है वो देख लीजिए आप। तो अपने को क्या दे रखा है दोस्तों, 27 मार्च 2011 को रविवार दे रखा है और अपन से पूछा है 27 जून 2012 का वार। तो देखिए दोस्तों, 27 मार्च 2011 से अगर मैं अगले वर्ष में प्रवेश करूंगा, यानी कि 27 मार्च 2012 में, तो मुझे क्या करना होगा, +2 करना होगा। क्योंकि इसके अंतर्गत ये जो फरवरी आएगी, जो फरवरी का महीना आएगा वो कितने दिनों का आएगा, तो आप बोलोगे 29 दिनों का आएगा। क्योंकि जो फरवरी काउंट हो रही है वो वर्ष 2012 की हो रही है, जिसमें 29 दिन होंगे। अतः अपन कह सकते हैं कि लीप ईयर से अगले वर्ष में प्रवेश करते हैं तो +2 करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, रविवार में +2 कर दूंगा। जबकि साधारण वर्ष से अगले वर्ष में प्रवेश करते हैं तो +1 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 27 मार्च से लेकर 26 मार्च 2012 तक ये जो वर्ष बनेगा, एक वर्ष, ये कौन सा वर्ष बनेगा, लीप वर्ष बनेगा। अतः अगले दिन में प्रवेश करेंगे अगले वर्ष के, तो अपने को +2 करना होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा अपन ने क्या कर दिया, +2 कर दिया। इससे अपने को 27 मार्च 2012 का वार पता लग गया, ठीक है। अब देखिए आप, अब 27 मार्च 2012
का वार अपने को पता लग गया मंगलवार, तो इसके आगे अपन निकाल लेंगे शेष दिनों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे देखिए, मार्च का जो महीना होता है वो 31वां होता है। अब 27 तारीख तक की अपने को डेट दे रखी है, तो शेष दिनों की संख्या आ जाएगी 31 में 27 घटा दीजिए 4 आ जाएगी। अप्रैल 30वां महीना होता है, अतः इसके लिए कोड क्या हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा, अथवा आप कह सकते हो शेष दिनों की संख्या 2 हो जाएगी। शेष दिनों की संख्या अथवा विषम दिनों की संख्या भी आप बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अप्रैल के बाद आता है अपना मई, तो मई 31वां महीना होता है, इसके लिए कोड हो जाएगा 3। जून, तो जून में अपने को जो डेट दे रखी है उसी को लिख दीजिए आप, तो 27 लिख दिया, तो यहाँ पर 27 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 तरीके हो जाते हैं, या तो आप जो महीनों के दिन हैं इनको काउंट कर लीजिए। अब मार्च में तो 4 ही दिन काउंट करेंगे क्योंकि 27 तक का अपने को वार पता है, तो शेष दिनों की संख्या 4 है, बाकी सभी में जो दिन है उनको आप ऐड कर देना। ऐसे नहीं करके अपन कैसे करते हैं, कोड के अकॉर्डिंग करते हैं। प्रत्येक प्रश्न ऐसे ही बताया मैंने आपको, ताकि कम समय में अपना उत्तर निकले। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए समय लगता है, बाकी अगर आपको ये तरीका आता है तो फटाफट से आप 30 से 35 सेकेंड में उत्तर कर दोगे। तो यहाँ पर देखिए सभी को या तो टोटल कर लीजिए या फिर डायरेक्ट काट लीजिए। तो यहाँ पर चूंकि छोटी संख्या है तो आप टोटल भी कर सकते हो। तो 27 और 3 30 और 6 36 हो गया। 36 में जैसे मैं 7 का भाग करूँगा तो 7 पंजे 35, कितना शेष बचा, 1 शेष बचा, यानी कि जो 1 आया ये क्या आया अपने पास, शेष दिनों की संख्या आई। अब देखिए यहाँ पर अपन आगे चल रहे हैं, आगे का वार बताना है, अतः शेष दिनों की संख्या को जो वार है उसमें जोड़ दीजिए। तो अपना जो वार आया है दोस्तों 27 मार्च 2012 का ये मंगलवार आया है। तो मंगलवार में जैसे मैं +1 करूँगा तो क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। तो इस तरीके से भी अपना उत्तर निकल कर के आ जाता है, बुधवार निकल कर आ जाता है। ये तो दोनों तरीके हो जाते हैं। मैंने आपसे बोला है सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, जो डेट का वार पूछता है उसी का आप वार याद कर लीजिए, क्योंकि आपको आता है ये सब, इस वजह से आप डायरेक्टली इसी कंसेप्ट को लगा दीजिए। बाकी ये तरीका भी अच्छा है, अगर आपको आता है तो इसे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब जो विद्यार्थी हैं नए हमारे चैनल पर, उनको हो सकता है ये मेथड नहीं पता हो, तो आप बेसिक क्लास देख सकते हो। सभी क्लासेस बोर्ड पर ली हैं, 4 से 5 टॉपिक और बच रहे हैं जिनको मैं बहुत ही जल्द कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। अभी आपका जो एग्ज़ाम है 16 मई को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी ऑफिशियल कोई भी जानकारी नहीं आई है। तो जब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं आ जाती है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, अगला पद ज्ञात करो। यहाँ पर अपने को इस प्रकार से सीरीज दे रखी है जिसमें लेटर भी हैं और नंबर भी हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 लेटर हैं तथा 3rd नंबर का नंबर है। ये पद अपने को ज्ञात करना है, तो सीधा सा ये प्रश्न है और ऐसे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो कैसे हल करेंगे देखिए, अपना जो x है ये कितने नंबर पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो आप बोलोगे 24 नंबर पर आता है। t कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है। p कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी में -4 हो रहा है, ठीक है, -4 हो रहा है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर पता लग गया एक तो। W का देखते हैं तो W अपने पास 23 पर आता है, S 19 पर आता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, ठीक है। संख्याओं को देखें तो 2 से क्या बन रहा है, अगले पद में 6 बन रहा है, फिर 10 बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, यानी कि लेटर में तो क्या हो रहा है दोस्तों -4, जबकि नंबर में +4 हो रहा है। तो ये कंसेप्ट अपन लगा देंगे और अपना उत्तर आ जाएगा। तो अंतिम को देख लीजिए आप, तो L में आप -4 कीजिए। तो जैसे मैं -4 करूँगा तो L 12 पे आता है, 4 गया तो 8 बच जाएगा। 8 पर कौन आता है, H आता है। कि 11 पर आता है, 11 में से 4 घटाओगे तो बचेगा अपने पास 7, और 7 पे क्या आता है, G आता है, G7। 14 में अब आपको क्या करना पड़ेगा, -4 नहीं करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर में क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, जबकि लेटर में -4 हो रहा है। तो 14 में जैसे 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो HG 18, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 7, निम्न अनुक्रम में कितने 7 ऐसे हैं जिससे पहले 6 आता है परंतु बाद में 8 नहीं आता है। ऐसे 7 बताने हैं जिससे पहले 6 आना चाहिए परंतु बाद में 8 नहीं आना चाहिए। ये यहाँ पर अलग अलग नंबर दे रखे हैं, तो आप सभी हल कीजिए। ऐसा प्रश्न मैंने आपको पिछली कक्षा में भी हल करवाया था, और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अपने एग्ज़ाम में। ये बस बेसिक प्रश्न होते हैं, इनमें आपको अपना दिमाग लगाना होता है और जो बोल रखा है उसे फॉलो करना होता है। तो 7 को देखना है अपने को भैया, तो ये रहा अपना 7 से पहले क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है तो ये तो नहीं होगा। ये रहा अपना 7, तो 7 से पहले 6 आ रहा है परंतु बाद में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और यहाँ पर बोला है 8 नहीं आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला 7 देखिए, ये रहा अपना 7, तो 7 से पहले 6 तो आ रहा है, बाद में 5 आ रहा है, इट मीन्स ये हो जाएगा, क्योंकि 8
के अलावा कुछ भी आ जाए उससे मतलब नहीं है, 8 नहीं आना चाहिए तथा पहले 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर भैया पहले 6 आ रहा है तथा बाद में 8 नहीं आ रहा है, तो अपना एक तो ये 7 हो जाएगा, एक साथ ये देख लीजिए, इससे पहले 6 आ रहा है बाद में 8 नहीं आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा। इस 7 को देखिए तो 7 से पहले 9 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। इस 7 को देखिए तो 7 से पहले 6 आ रहा है बाद में 8 नहीं आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा अपना। तो अभी तक 3 7 ऐसे हो चुके हैं। आगे देखिए तो इस 7 को देखिए आप, तो 7 से पहले 6 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो अपने पास 3 ऐसे 7 हैं दोस्तों जिनसे पहले 6 आ रहा है परंतु बाद में 8 नहीं आ रहा है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप सभी विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, यदि माइनस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है तथा भाग का अर्थ प्लस हो, तो कौन सा समीकरण सही है। 4 अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन में समीकरण दिए गए हैं, जो यहाँ पर प्रश्न में बोल रखा है उसे अपने को फॉलो करना है तथा सही समीकरण का उत्तर करना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, प्रत्येक समीकरण को आपको देखना पड़ता है। तो आप चाहो तो बेसिक से रफ कार्य कर सकते हो, और अगर आपको अच्छे से आता है तो आप फटाफट से यही पता कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आप इसका हल देखिए आप सभी विद्यार्थी। अब देखिए दोस्तों इसका हल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अपन ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में इस प्रकार के अपने को समीकरण दे रखी है, 15 माइनस का 5 भाग 5 गुणा 20 प्लस 10 बराबर 6। अब जो प्रश्नानुसार अर्थ दे रखा है अपने पास चिन्हों का, वो आप यहाँ पर कर दीजिए। तो अपन से बोला गया है कि माइनस का अर्थ है दोस्तों गुणा, प्लस का अर्थ है भाग तथा गुणा का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है प्लस। ठीक है, यही बोला गया है, तो ऐसा आप कर दीजिए। तो चिन्ह रखने पर तो माइनस की जगह क्या कर देंगे अपन, गुणा कर देंगे, भाग की जगह प्लस कर देंगे, गुणा की चिन्ह की जगह माइनस कर देंगे, प्लस चिन्ह की जगह भाग का चिन्ह कर देंगे। तो अपन एक साइड निकालेंगे और दूसरी साइड ले आएंगे। ये साइड तो कहलाएगी अपनी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS, और ये कहलाएगी अपने पास राइट हैंड साइड यानी कि RHS। ठीक है, अब देखिए एक भाग अपन सोल्व करेंगे तो दूसरा भाग आना चाहिए, वो अपनी समीकरण सही होगी। तो अपन अब इसे किस नियम से हल करेंगे, तो आप बोलोगे बोर्ड मास के नियम से हल करेंगे। सबसे पहले जो भाग वाला चिन्ह होता है उसे अपन हल करते हैं, फिर गुणा वाले को करते हैं, फिर प्लस वाले को, फिर माइनस वाले को। तो सबसे पहले आप भाग वाले को हल कीजिए। तो 20 में जैसे 10 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आगे की स्टेप ये आ जाती है अपने पास। आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 15 को 5 से गुणा कर दीजिए आप। तो जैसे 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा। इधर क्या चल रहा है, प्लस 5 माइनस 2 चल रहा है। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 75 में जैसे ही आप 5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। फिर माइनस 2 करेंगे, तो जैसे माइनस 2 करूँगा तो क्या गया, 78 आ गया। और इसकी इक्वल क्या था भैया, 6 था, तो ये नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा, यानी कि 78 6 के बराबर नहीं है। अतः अपनी जो ये समीकरण है ऑप्शन नंबर ए की, ये गलत समीकरण है। ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे। तो जैसे मैं ऑप्शन नंबर बी की समीकरण को यहाँ पर लिखता हूँ, तो इस प्रकार की समीकरण दे रखी है, 8 भाग 10 माइनस 3 प्लस 5 गुणा 6 बराबर में 8 दे रखा है। तो सबसे पहले आप चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए। तो भाग की जगह प्लस का चिन्ह लिख दीजिए, माइनस की जगह गुणा का, प्लस की जगह भाग का, गुणा की जगह माइनस का लिख दिया। अब आगे आप सोल्व कर लीजिए बोर्ड मास के नियम से। तो सबसे पहले भाग का जो चिन्ह है इसे अपन हल करते हैं। तो 3 में आपने को क्या करना पड़ेगा, 5 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, 3/5 लिख दिया, यानी कि 3 में अपने 5 का भाग कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 10 से 3/5 को गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 से 10 कट जाएगा अपना 2 बार। ठीक है, और जैसे ही 2 को मैं 3 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये गुणा वाला जो चिन्ह है ये भी अपना हल हो जाता है। अब अगली स्टेप आप देखिए, तो 8 + 6 -6 आ जाता है। तो 8 और 6 कितने हो गए, 14 हो गए। 14 में 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इट मीन्स अपनी जो समीकरण है क्या है, सही है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों को ज़्यादा आता है वो स्पीड से क्लास को देख सकता है। बाकी ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके 8 सब्जेक्ट होता है तो उन्हें कम समझ में आता है, इसलिए काफ़ी अच्छी तरीके से उन्हें समझाना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, बेमेल शब्द हैं। ये अपने पास वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न है। ये PTT 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो फटाफट से आप बताइए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेमेल है अथवा अलग है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कैसे आंसर करेंगे। आपको पता है दोस्तों, जो कोरिया है ये अपने एशिया महाद्वीप में, यानी कि ये एक एशियाई देश है।
जबकि पोलैंड, स्पेन, ग्रीस को यूनान भी बोला जाता है। तो ये अन्य जो 3 देशों के नाम हैं ये कौन से महाद्वीप में स्थित हैं? तो आप बोलोगे यूरोप महाद्वीप में, यानी कि ये यूरोपीय देश हैं। तो वर्गीकरण का क्या नियम कहता है? जो भिन्न है वही अपना उत्तर होगा। तो भिन्न क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी है। तो यही पूछा गया था, बेमेल शब्द हैं। तो यहाँ पर जो कोरिया शब्द दे रखा है जो कि एक देश का नाम है, ये अन्य 3 से भिन्न है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, पोलैंड, स्पेन, ग्रीस ये सभी तो यूरोप महाद्वीप में स्थित देश हैं, जबकि कोरिया अपने एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। सादृश्यता का यह प्रश्न है जो कि पीटीटी 2019 की एग्जाम में पूछा गया था। पहला जो समूह है उसके दोनों पद दे रखे हैं, डोगी, नाव। दूसरा जो समूह है उसका पहला पद दे रखा है हवेली, दूसरा पद अपने को ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, झोपड़ी, महल, घर, बंगला। तो जिन विद्यार्थियों को आता है वो फटाफट से उत्तर दीजिए, बाकी इसका उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका उत्तर कैसे देंगे? देखिए दोस्तों, जो डोगी होती हैं ये नाव का छोटा रूप होती है, अथवा आप कह सकते हो जो नाव है ये डोगी का बड़ा रूप है। इसी प्रकार हवेली का बड़ा रूप क्या होता है? तो आप बोलोगे महल होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महल। ठीक है, बंगला मत करना, ये गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है यही सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। अगला शब्द चुनिए। एक तरह से ये सीरीज ही है अपने पास। पहला, दूसरा, तीसरा पद अपने को गिवन है, चौथा पद अपने को ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, सीधा सा ये प्रश्न है, फटाफट से आप सभी विद्यार्थी उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रखा है दोस्तों। बी से डी कब प्राप्त होएगा? तो बी 2 नंबर पर आता है, डी 4 पर आता है, यानी कि +2 कर रखा है। डी से एफ कब प्राप्त होता है? तो यहाँ पर भी +2 कर रखा है। तो अगला जो पद होगा उसका पहला लेटर कैसे प्राप्त हो जाएगा? एफ में आप +2 कर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार अन्य शब्दों को भी आप चेक कर लीजिए एक बार, ताकि एक साथ ही अपन उत्तर निकालेंगे। तो ई से जी कब प्राप्त होएगा? तो ई 5 पर आता है, जी 7 पर आता है, तो यहाँ पर भी +2 कर रखा है। जी से आई कब प्राप्त होएगा? तो जी 7 पर आता है, आई 9 पर आता है, तो यहाँ पर भी +2 कर रखा है। ठीक है, आगे के 2 लेटर को भी देख लीजिए आप। तो ए से सी का प्राप्त होएगा? तो ए 1 पर आता है, सी 3 पर आता है, तो यहाँ पर भी +2 ही कर रखा है। सी से ई, तो यहाँ पर भी +2 होएगा। तो सभी में दोस्तों क्या कर रखा है? +2 कर रखा है। अंतिम लेटर को भी आप चेक कर लीजिए। तो जी से एल, तो जी अपना 7 पर आता है, एल 12 पर आता है। फिर दे रखा है अपने को के, तो ये 11 पर आता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये एल नहीं है, यहाँ पर क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए, तब अपना सीक्वेंस बन जाएगा। जी में जैसे मैं +2 करूँगा तो आई आ जाएगा, आई में जैसे +2 करूँगा तो के आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ये जो तीनों पद हैं इनमें एक पद से दूसरे पद को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक लेटर में क्या कर रखा है? +2 कर रखा है। तो अपना उत्तर आ जाएगा। अब कैसे आएगा देखिए, एफ में आप क्या कर दीजिए? +2 कर दीजिए। तो एफ में जैसे +2 करूँगा तो क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। भाई एफ 6 पर आता है, 6 2 8 हो जाएगा, एच आएगा। आई में जैसे +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। ई में जैसे +2 करूँगा तो जी आ जाएगा। के में जैसे +2 करूँगा तो के 11 पर आता है, तो 11 2 13 एम आ जाएगा। तो एच के जी एम कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है वो देख लीजिए आप, वही अपना उत्तर हो जाएगा। तो एच के जी एम, तो अपना ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन है दोस्तों, यहाँ पर ये एल नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा? आई आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। ये काउंटिंग से संबंधित प्रश्न है। ये पीटीटी 2019 की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसा प्रश्न और कभी नहीं भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आकृति में कुल वर्गों की संख्या आपको बतानी है। इस प्रकार की आकृति दे रखी है जिसमें अलग अलग वर्ग बन रहे हैं। ठीक है, इनकी टोटल संख्या आपको बतानी है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाती है? ट्रिक होती है दोस्तों ऐसे प्रश्नों की, अलग अलग प्रकार की आकृतियों में अलग अलग प्रकार की जो फिगर बनती हैं, जैसे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, उनके बारे में पूछा जाता है। चूँकि यहाँ पर वर्ग के बारे में पूछा गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब अपने पास कॉलम और रो की संख्या यानी कि स्तंभ और पंक्ति की संख्या बराबर हो, जैसे कि यहाँ पर देखो पंक्ति की संख्या की बात करूँ तो 1 2 3 4, तथा कॉलम की संख्या की बात करूँ तो 1 2 3 4 सेम है। तो जब सेम होती हैं दोस्तों तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है, यहाँ पर आप नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4, इधर भी देना चाहो तो इधर दे दीजिए, इधर देना चाहो इधर दे दीजिए। किसी भी एक साइड से आप उनका वर्ग कर दीजिए और उनको ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहला
क्या है अपना पास 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 3 है 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 4 है 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो इनको आप ऐड कर दीजिए। तो 4 चौक 16 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 16 9 25 हो गया, 25 और 5 30 हो गया। तो अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इस आकृति में जो वर्गों की संख्या है कुल वो कितनी है 30 है। ठीक है, कुछ ट्रिक्स होती हैं उनके माध्यम से आप आसानी से उत्तर कर सकते हो। बाकी ऐसे काउंट करने बैठते हैं तो समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो ये अंतिम प्रश्न था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। इस प्रकार से आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।